द किंग इटर्नल मोनार्क की कहानी किंग ली गॉन के इर्द गिर्द घूमती है, जिसके साथ उसी के अंकल ने विश्वासघात किया था। ली गॉन्ग के अंकल ली लिम ने अपने सौतेले भाई यानी ली गॉन्ग के पिता की हत्या कर दी थी और उस खौफनाक रात नन्हे ली गॉन्ग ने ली लिम को उसके भाई यानी अपने पिता का खून करते देख लिया था। ली लिम ने अपने सौतेले भाई को इसीलिए मारा ताकि वो उसकी जादुई शक्तियों वाली पुश्तैनी बांसुरी को चुरा सके। क्योंकि ली गॉन ने अपने पिता का खून होते हुए देख लिया था तो ली लिम ने उसे भी रास्ते से हटाने की सोची, मगर उस वक्त कोई रहस्यमय इंसान आ गया और उसने ली गॉन की जान बचा ली। इसे ली गॉन मरने से तो बच गया पर उसकी गर्दन पर चोट आ गई। वही अंकल ली लिम और उसके आदमी टूटी हुई बांसुरी का आधा हिस्सा लेकर भाग जाते हैं। राजा की मौत की खबर सभी को पता लग जाती है। पुलिस भी मुजरिम प्रिंस यानी अंकल ली लिम के तलाश में जुट गई। यहाँ हमें उस बांसुरी की शक्तियों को दिखाया जाता है। जब ली लिम एक घने बांस के जंगलों से भाग रहा था, तब भागते भागते उसके सामने एक अदृश्य दरवाजा खुल गया, जिसे पार करते ही वो किसी और ही दुनिया में पहुंच जाता है। ली लिम खुद हैरान था कि ये उसके साथ क्या हुआ। उस जगह का नाम था द रिपब्लिक ऑफ कोरिया। इस देश में उसके लिए सब कुछ नया था। फिर अचानक एक शराबी लड़का आया जिसने ली लिम को अपना बड़ा भाई कहकर बुलाया। ली लिम समझ गया कि इस दुनिया में कोई है जिसकी शक्ल बिल्कुल उसकी जैसी है। उसने तुरंत अपने जैसे दिखने वाले उस लड़के को ढूंढा और उसकी जान ले ली, मगर ली लिम को ऐसा करते हुए उस लड़के के भतीजे ने देख लिया। हैरानी की बात यह है कि उस लड़के का भतीजा भी ली लिम के भतीजे ली गॉन की तरह दिखता है। इसीलिए ली लिम ने अपना गुनाह छिपाने के लिए उस लड़के के भतीजे को भी मार डाला। इस तरफ दूसरी दुनिया यानी कोरिया का साम्राज्य, जहाँ से ली लिम भाग कर आया था, वहाँ तीसरे राजा ली गॉन के राज तिलक की तैयारियां जोरों शोरों पर है। राज तिलक में जानी मानी हस्तियां शामिल हुई, जिसमें से एक था प्रिंस बुयान। उसके साथ उसकी वफादार मेड भी आई हुई थी जिसका नाम था किम। हम देखते हैं कि प्रिंस बुयान को ली गॉन की बहुत फिक्र है। इसी मौके पर ली गॉन भी खुद को रोक नहीं पाता और अपने पिता को याद करके फूट फूट कर रोने लगा। राज तिलक के दौरान ली गॉन की दोस्ती जोयान नाम के लड़के से हुई, जो कि उसके पिता के दोस्त का बेटा था। ली गॉन ने उस दिन से उसे अपना बॉडीगार्ड बना लिया और उसे एक निकनेम भी दिया, इटर्नल स्वॉर्ड। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक नाविक को बीच पर से ली लिम जैसे दिखने वाले आदमी की लाश मिली। असल में ये ली लिम की ही चाल थी। उसने खुद के जैसे दिखने वाले उस शख्स को रिपब्लिक ऑफ कोरिया में मारकर कोरियन साम्राज्य लाकर फेंक दिया था, ताकि वहाँ के लोगों को ऐसा लगे कि ली लिम ने खुदकुशी कर ली। प्रिंस बुयान को कहीं न कहीं शक तो हो गया था कि ये खुदकुशी नहीं बल्कि हत्या का मामला है, पर उन्होंने और उनकी मेड किम ने अपना मुंह बंद रखा ताकि महल में हलचल ना हो और वहाँ असली लिम चैन से रिपब्लिक कोरिया में रह रहा है। इतना ही नहीं, उसके पास वो जादुई बांसुरी का टुकड़ा भी है, जिसके कारण उसकी उम्र ही थम गई है। वो 25 साल बीतने के बाद भी जवान का जवान है। अब ली लिम अपने कुछ भरोसेमंद लोगों को भी कोरिया साम्राज्य से रिपब्लिक ऑफ कोरिया लाने लगा। उसके दिमाग में कोई खुरापात चल रही है। इधर ली गॉन भी अब जवान और काफी ज्यादा हैंडसम हो चुका है और वो अब भी धीरे धीरे अपनी बुरी यादों से उभरने की कोशिश कर रहा है। उसके दोस्त जॉन, प्रिंस बुयान और उनकी मेट किम उसके चंद करीबी लोगों में से है जो हमेशा ली गॉन का भला सोचते हैं। इतने बड़े साम्राज्य का राजा होने के बावजूद ली गॉन ने कभी भी अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं किया। लोग उसे काफी पसंद करते हैं। उसे छोटे बच्चों के साथ वक्त बिताना बेहद पसंद है। वहीं कुछ स्पोर्ट्स जैसे कि घुड़सवारी और रोइंग में भी उसकी दिलचस्पी है। हालांकि वो अपनी सुरक्षा को लेकर थोड़ा सा लापरवाह है। रोइंग रेस के दौरान वो बिना किसी सिक्योरिटी के एक अनजान शख्स का पीछा करने लगा। असल में उस शख्स को देखकर ली गॉन को उस पुलिस ऑफिसर की याद आ गई जिसने उसके पिताजी की हत्या के वक्त उसकी जान बचाई थी। उस दिन ली गॉन के हाथ उस इंसान का आइडेंटिटी कार्ड लग गया था जिसमें उसका नाम जोंग तेल लिखा था। ली गॉन ने अब तक उस आईडी कार्ड को संभाल कर रखा हुआ है। इसके बाद हम रिपब्लिक ऑफ कोरिया में पुलिस ऑफिसर जोंग तेल को देखते हैं, जो कि काफी निडर और बहादुर है। उसे मार्शल आर्ट में महारत हासिल है और फिलहाल उसे एक सट्टेबाज को पकड़ने का केस मिला है जो कि किसी की हत्या का आरोपी भी था। यहाँ कोरियन साम्राज्य में ली गॉन को फिर से स्पोर्ट्स खेलते वक्त वही अनजान शख्स दोबारा दिखा। ली गॉन ने अपने घोड़े मैक्सिमस के ऊपर सवार होकर उसका पीछा किया, जिसके बाद वो भी उस घने बांस के जंगलों में पहुंच गया जहां से ली लिम दूसरी दुनिया में गया था।
अब क्योंकि ली गॉन के पास उस जादुई बांसुरी का आधा हिस्सा था, तो वो भी बड़ी आसानी से इस दूसरी दुनिया यानी रिपब्लिक ऑफ कोरिया में आ गया। ली गॉन के कपड़े राजा महाराजाओं की तरह थे, वहीं वो घोड़े पर सवार था, इसीलिए इस देश के लोग उसे अजीब निगाहों से देखते हैं। जोंग तेल, जो कि उस समय ट्रैफिक में फंसी हुई थी, उसकी नजर भी ली गॉन पर पड़ी। उसने ली गॉन को आवाज लगाई क्योंकि वो ट्रैफिक सिग्नल तोड़ रहा था। हालांकि जोंग तेल के करीब आते ही ली गॉन ने उसे कसकर गले लगा लिया। वो अपने आप को बेहद खुशकिस्मत महसूस कर रहा था क्योंकि आखिरकार वो उस आईडी कार्ड वाली लड़की से मिला जिसने बचपन में उसकी जान बचाई थी। मगर जोंग तेल को कुछ समझ नहीं आ रहा और ना ही वो ली गॉन को जानती थी। वो उससे पूछताछ करने के लिए अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाती है। पूछताछ के दौरान ली गॉन कहता है, मैं एक राजा हूँ, मुझसे तमीज से बात करो। ये सुन जोंग तेल को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो उसका पर्स और घड़ी पुलिस स्टेशन में जमा करवाने को कहती है। लेकिन उसे उसके पर्स में राजघराने का आइडेंटिटी कार्ड और कुछ रुपए मिलते हैं जिन्हें जोंग तेल नकली नोट समझ रही थी। जोंग तेल को लगा कि ली गॉन की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं। दूसरी तरफ कोरियन साम्राज्य में सभी सैनिकों को काम पर लगा दिया गया क्योंकि राजा ली गॉन अचानक गायब हो चुका था। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि ली गॉन उस बांस के जंगल तक आकर गायब हो गया है। जोंग तेल भी वहीं उन दोनों दुनिया के बॉर्डर के पास रहती थी। हालांकि सैनिकों को दूसरी दुनिया का कोई अंदाजा नहीं, इसीलिए वो घंटों उसी जंगल में ली गॉन को ढूंढते रहे। इधर ली गॉन अपने बर्ताव से जोंग तेल के नाक में दम कर दिया था, इसीलिए उसने उसे जेल में डाल दिया। उसी वक्त ली गॉन को एक हवलदार दिखा जिसकी शक्ल बिल्कुल जोयान जैसी थी। ली गॉन ने एक पल को सोचा शायद जोयान उसे बचाने आया है, पर फिर जब उसने उस लड़के के हाव भाव देखे तो उसे यकीन हो गया कि वो जोयान नहीं है। उस लड़के का नाम था उनसप। ली गॉन का बॉडीगार्ड जोयान तो काफी सभ्य था और उनसप की हरकतें देखकर ली जोंग ने सोचा ये जोयान तो हो ही नहीं सकता। जोंग तेल भी सारे रिकॉर्ड्स चेक कर चुकी थी, पर उसे ली गॉन के फिंगरप्रिंट से मैच करता एक भी शख्स नहीं मिला। इसके बाद उसने ली गॉन का डीएनए टेस्ट करवाया। हालांकि उसकी रिपोर्ट आने में कुछ दिन लगने वाले थे, तो जोंग तेल ने ली गॉन से कहा कि तुम रिपोर्ट आने तक शहर से बाहर मत जाना। फिर वो उस आदमी की बीवी के पास गई जिसकी लाश एक कार की डिक्की से बरामद हुई थी। वो कार जिसमें से लाश मिली थी, उसके ओनर का नाम पार्क था। पार्क वही सट्टेबाज और हत्या का आरोपी था जिसका केस जोंग तेल संभाल रही है। इसी सिलसिले में उसने पार्क को कुछ दिनों पहले अरेस्ट भी किया था। मृतक की बीवी जोंग तेल को बताती है कि उसके पति ने कर्ज लिया हुआ था। सभी को शक है कि जिन लोगों से उसने कर्ज लिया था उन सब ने मिलकर उसे मार डाला। फोरेंसिक टीम की जांच में यह पता लगा कि उस शख्स के सर पर कुल्हाड़ी से वार किया गया था जिससे उसकी मौत हुई। सांगो नाम का वो शख्स कर्ज न चुकाने के कारण अपने घर से भागा था, जिसके करीब 3 हफ्तों बाद उसे मार दिया गया। जब गोंग तेल और उसके साथी डिटेक्टिव शिंजे ने तलाशी ली तो ठीक वैसे ही कुल्हाड़ी सांगो की बीवी के घर से बरामद हुई। इधर ली गॉन एक 5 स्टार होटल में रात गुजारता है। दरअसल ली गॉन ने उन सब की मदद से अपने सोने के बटन बेच दिए ताकि वो उस अनजान देश में अपना गुजारा कर सके। ली गॉन उन सब से उसके बचपन के बारे में पूछता है। उन सब के बचपन की फोटो देखने पर ली गॉन को पता चला कि उन सब तो बचपन में हूबहू जियोन जैसा ही दिखता था। उसके पिताजी भी जियोन के पिताजी जैसे ही थे। इससे ली गॉन को एक बात समझ आई कि इस दुनिया में कई सारे लोग हैं जिनकी शक्ल बिल्कुल उसकी दुनिया के लोगों जैसी है। यहाँ जोंग तेल ली गॉन की तस्वीर से अपनी नजर नहीं हटा पा रही थी। ली गॉन ने अपने घोड़े मैक्सिमस को जोंग तेल के घर पर गिरवे रखा था ताकि वो भाग न पाए। फिर कहानी शिफ्ट होती है ली लिम पर, जो अब मंदिरों के दरवाजों पर पेंटिंग करने का काम करता है। उसने अपनी दुनिया से अपने बॉडीगार्ड को भी बुला लिया है जिसे वो अपने साथ रखता है। उसका सॉन्ग नाम की औरत के साथ चक्कर चल रहा था जिसके बेटे की शक्ल नन्हे ली गॉन्ग से मिलती थी। सॉन्ग का वो बेटा ली जेहून अब मर चुका है। इस तरफ जोंग तेल का सांगो के केस पर काम जारी है। पार्क इस केस का इकलौता सस्पेक्ट होने के बावजूद अपना गुनाह कबूल नहीं कर रहा, जिसकी वजह से केस खिंचता चला जा रहा है। जोंग तेल और उसकी टीम ओवरटाइम करती है ताकि जल्द से जल्द मुजरिम का पता लगाया जा सके। इस दौरान हम एक हैरान करने वाली चीज देखते हैं। शिंजे ने जो ड्राइंग बनाई है उसमें कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जो कोरियन साम्राज्य को दर्शाते हैं। इधर ली गॉन के पैसे अब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं क्योंकि वो अपने कपड़ों में लगे सारे बटन्स खर्च कर चुका है। अब उसे सिर्फ जोंग तेल से ही उम्मीद है कि वो उसकी कुछ मदद करेगी,
मगर जोंगतेल को लीगॉन पर जरा भी भरोसा नहीं। ऊपर से जोंगतेल का साथी डिटेक्टिव शिंजे भी लीगॉन को कुछ खास पसंद नहीं करता। शिंजे ने ताइक्वांडो की ट्रेनिंग जोंगतेल के पापा से ली थी, जिससे वो दोनों काफी क्लोज है। अगले दिन ली जोंगतेल से मिलने उसके घर के बाहर पहुंच गया। इस वजह से जोंगतेल ने उन सब और शिंजे से मिलने का प्लान कैंसिल कर दिया, जिनके साथ वो बाहर खाना खाने जाने वाली थी। ली जोंग ने जोंगतेल के आगे उसकी बीवी बनने का प्रस्ताव रखा, जिसे सुनकर जोंगतेल फिर से चिढ़ गई। उसकी बातों से तंग आकर जोंगतेल लीगोंग को उस बांस के जंगल में ले गई। लीगोंग उसे हमेशा कहा करता था कि मैं जंगल के रास्ते दूसरी दुनिया से आया हूँ। हालांकि काफी खोजने के बाद भी उन्हें जंगल में दूसरी दुनिया जाने का कोई दरवाजा नहीं मिला। जोंगतेल लीगोंग से कहती है कि तुम सच में पागल हो। यह शिंजे को लीगोंग के घोड़े मैक्सिमस की नाल पर कोरियन साम्राज्य का वही सिंबल दिखा जिसकी वो अक्सर ड्राइंग बनाया करता था। उसे हमेशा से पता था कि उसने उस सिंबल को कहीं तो देखा है, पर यह नहीं पता था कि कहाँ। कोरियन साम्राज्य में एक मीटिंग होने वाली थी जिसमें सबकी सैलरी बढ़ाने के बारे में डिस्कशन होना था। हालांकि राजा लीगोंग के ना होने की वजह से प्राइम मिनिस्टर कू अकेले ही मीटिंग का काम संभालती है। प्राइम मिनिस्टर कू को देखने पर हमें इतना मालूम चलता है कि वो एक पढ़ी लिखी और इंटेलिजेंट औरत है। अक्सर विरोध होने के बावजूद वो अपने कई बड़े फैसलों पर कायम रहने के लिए जानी जाती है। इधर दूसरी दुनिया में शिंजे का असली चेहरा धीरे धीरे सामने आने लगता है। उसकी माँ को सट्टा खेलने की लत है, जिससे शिंजो को कई बार पैसों की तंगी का सामना करना पड़ता है। ऊपर से उसकी सैलरी भी कभी कभी लेट आती है, जिस कारण वो आए दिन आरोपियों से घूस भी लेता है। अगर उसकी माँ को जुआ खेलने की लत न होती तो शायद उसकी जिंदगी बहुत बेहतर होती। कुछ दिनों बाद लीगोंग की डीएनए रिपोर्ट आई, मगर उसका डीएनए पुलिस रिकॉर्ड की किसी भी इंसान से मेल नहीं खाता। यहाँ जोंगतेल को भी ये पता लगा कि मैक्सिमस स्पेन देश की प्रजाति का घोड़ा है, न कि कोरिया में पाए जाने वाला। उसे शक था कि लीगोंग ने मैक्सिमस को किसी से चुराया है। जोंगतेल को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे लीगोंग से जुड़ी कोई भी कड़ी नहीं मिल रही थी। अपने गुस्से को शांत करने के लिए जोंगतेल ने शराब का सहारा लिया। उसने लीगोंग को भी बुलाया, क्योंकि वो उसे दूसरी दुनिया के बारे में जानना चाहती थी, जिसकी वो अक्सर बातें किया करता था। लीगोंग उसे बताता है कि कोरिया साम्राज्य पूरा एक है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया से बिल्कुल विपरीत, जो कि 2 हिस्सों में बटा हुआ है। वहाँ का जीवन यहाँ से काफी अलग है। लीगोंग जोंगतेल को उस जादुई बांसुरी के बारे में भी बताता है, लेकिन वो ज्यादा कुछ समझ नहीं पाती। जोंगतेल लीगोंग से पूछती है कि क्या कोई और भी तुम्हारी उस दुनिया में जा सकता है। लीगोंग कहता है, हाँ, राजघराने का एक शख्स है जो कि दोनों दुनिया का सफर कर सकता है। अब हम सब जानते हैं कि यहाँ वो ली लिम की बात कर रहा है। इधर कोरिया साम्राज्य में प्राइम मिनिस्टर कू मीटिंग खत्म करके कड़ी सुरक्षा के बीच अपने घर लौटती है। हमें बताया जाता है कि वो एक मछली पकड़ने वाली की बेटी है। प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद वो अपनी माँ के लिए अपने हाथों से खाना बनाती है। मगर ये क्या, प्राइम मिनिस्टर कू के माँ के घर में ली लिम का छाता? इससे ये साफ है कि कू की माँ लिम से मिली हुई थी। इस तरफ लीगोंग के साथ कुछ अजीब घटनाएं घटी, जैसे कि समय का रुक जाना। इन सब से उसे अंदाजा हो गया कि ली लिम अब भी जिंदा है। उसके पास आधी बांसुरी का टुकड़ा था, तो ये बात भी साफ थी कि उसे दोनों दुनिया के बारे में पता भी होगा। बात करें ली लिम की, तो वो ये भी जानता है कि लीगोंग महल से गायब है। इसके बाद हम देखते हैं कि जोंगतेल और उसकी टीम सांगो की केस की चर्चा कर रहे थे। सभी को लगता है कि पार्क ही सांगो की मौत का दोषी है, मगर जोंगतेल को शक है कि इसके पीछे किसी और का हाथ है और उसी ने पार्क को बलि का बकरा बनाया है। फिर जोंगतेल शिंजो के साथ मौका वारदात पर पहुंची। वहाँ शिंजे के हाथ एक पुराने जमाने का मोबाइल फोन लगा, जो ना जाने किसका था। वापस लौटते वक्त उन्हें कुछ गुंडों ने घेर लिया। असल में उनमें से एक शिंजो के कॉलेज का दोस्त था, जो अब भी उससे इस बात से गुस्सा था कि उसने उसे 3 साल के लिए जेल में डलवाया। उसने अपने गुंडों से शिंजो और जोंगतेल पर हमला करने को कहा। खुशकिस्मती से लीगोंग वहां आ गया और उसने उन गुंडों को मार भगाया। मगर जोंगतेल और शिंजे पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा कि कोरिया साम्राज्य के राजा ने खुद उनकी जान बचाई। लीगोंग ने अपने दुनिया में लौटने से पहले जोंगतेल को बाय बोला, पर उसका भी रूखा सूखा जवाब ही मिला। लेकिन उसके जाने के बाद जोंगतेल खोई खोई रहने लगी। अब क्योंकि ली लिम और लीगोंग दोनों ने दोनों दुनिया के बीच का सफर तय किया था, तो उनके साथ कुछ अद्भुत चीजें होनी शुरू हो गई। पहला ये कि जब भी वो दोनों 2 दुनियाओं के बीच का दरवाजा खोलते
तो समय कुछ पलों के लिए रुक जाता, और दूसरा ये कि दोनों दुनिया में रहने वाले कई लोग एक दूसरे के हमशक्ल थे। आखिर कई दिनों तक महल से गायब रहने के बाद ली गॉन वापस घर लौट आया। उसे देखते ही किम ने उसे बहुत डांट लगाई। उसके कपड़ों से सारे सोने के बटन भी गायब थे। वो अपने साथ दूसरी दुनिया की कुछ चीजें लेकर आया था, जिनमें एक पोइट्री की किताब भी शामिल थी। इसके बाद किम और ली गॉन ने उनके बेस्ट फ्रेंड के फादर की फ्यूनरल अटेंड की, जो कि मिलिट्री में शहीद हो गए थे। वैसे तो ली गॉन ने फ्यूनरल पर सूट और टाई पहनी हुई थी, मगर टाई को लेकर उसके मन में अब भी डर बैठा हुआ था, क्योंकि उस रात ली लिम ने नन्हे ली गॉन को टाई से गला घोटकर मारने की कोशिश की थी। फ्यूनरल से लौटने के बाद ली गॉन ने प्रिंस बोयान से ली लिम के बारे में बात की। वो ये भी जानता था कि ली लिम ने ली गॉन के पिता की हत्या की थी। ली गॉन ने उन्हें एक एनवेलप दिया और उसे खोलने को कहा। एनवेलप खोलने पर उसमें से ली लिम की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट निकली। इससे ये साफ था कि ली लिम ने सबको बेवकूफ बनाया, अपनी मौत का नाटक रचा। अब ये बात प्रिंस बोयान और ली गॉन दोनों जान गए थे। इस तरफ दूसरी दुनिया में शिंजे की माँ ढेर सारे पैसे जीतकर घर आती है। अपनी माँ की इन हरकतों से परेशान शिंजे पुलिस को उनके अड्डे के बारे में बता देता है। उसे वहाँ कोई आदमी भी मिला जिनसे शिंजो की माँ ने पैसे उधार लिए थे। उसे बुरा तो बहुत लगा, पर वो उन्हें सबक सिखाना चाहता था, इसीलिए उसने उनको पुलिस से अरेस्ट करवा दिया। उस रात शिंजे जोंगटेल के साथ काम पर जा नहीं पाया। हड़बड़ाहट में जोंगटेल ने अपना आईडी कार्ड गटर में गिरा दिया। कुछ देर बाद जोंगटेल को फोरेंसिक टीम से यह खबर मिली कि उसे कल ली गॉन के पास से जो नोट बरामद किए थे वो असली नोट थे, और इस बात की पुष्टि बैंक ने भी कर दी थी। इस तरफ महल में कुछ पलों के लिए समय थम सा गया, लेकिन इस बात का पता सिर्फ ली गॉन को ही चला। जॉयन, जो वाकई में ली गॉन की फिक्र थी, इसीलिए उसे नाराज होते हुए ली गॉन से पूछा कि आखिर वो इतने दिनों तक कहाँ था। ली गॉन जोयान को बताता है कि वो किसी दूसरी दुनिया में गया था, जिसका नाम रिपब्लिक ऑफ कोरिया है और वहाँ का कैपिटल सियोल है। जोयान ने ली गॉन की सारी बातें तो सुनी, पर वो मन ही मन ये सोच रहा था कि ली पागल हो गया है। यहाँ ली लिम कोरिया साम्राज्य में अपना सारा काम खत्म कर अपने बॉडीगार्ड के साथ वापस रिपब्लिक ऑफ कोरिया लौट रहा था। वापस आकर वो सॉन्ग से मिला, जो कि ली गॉन के हमशक्ल ली जेह्यून की माँ थी। ली लिम उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करता है, जिससे वो औरत लगातार रोए जा रही थी। ली लिम उसे कमरे में बंद कर देता है। इसके बाद वो कुछ फोटोज देखता है, जिनमें से एक प्रिंस बोयान की फोटो थी। वो कोई न कोई साजिश तो जरूर रच रहा था। इधर जोंगटेल ने नया आईडी कार्ड बनवाने के लिए अपनी फोटो खिंचवाई। नई आईडी बनने में अभी 1 हफ्ते का समय लगेगा। उस वक्त उसे ली गॉन की कही बात याद आई कि उसने उसका आईडी कार्ड संभाल कर रखा है, जो कि साल 2019 में बना था। हालांकि अभी उसे यही लग रहा था कि ली गॉन पागल है। यहाँ महल में जब भी बिजली कड़कती, ली गॉन के कंधे में दर्द होता। ऐसा उसके साथ दूसरी बार हो रहा था। पहली बार ऐसा तब हुआ था जब वो रिपब्लिक ऑफ कोरिया में था। जोयान ये देखते ही डॉक्टर को बुला लेता है। वही ली गॉन चुपके से महल के बाहर निकल जाता है, मानो वो वापस दूसरी दुनिया में लौटना चाह रहा हो। इधर जोंगटेल परेशान थी, क्योंकि 1 हफ्ता हो चुका था और उसका आईडी कार्ड अभी तक बनकर तैयार नहीं हुआ। शिंजो उसे बताता है कि तुम्हारा आईडी कार्ड तो 11 नवंबर 2019 को ही बन चुका था। जोंगटेल को इस बात पर यकीन नहीं होता, तो वो आईडी कार्ड पर लिखे डेट को चेक करती है, जो कि असल में वही थी। यानी ली गॉन ने अब तक जोंगटेल से जो कुछ कहा वो सब सच था। तभी पुलिस स्टेशन के फोन की घंटी बजी। फोन पर ली गॉन था। जोंगटेल को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। फिर वह तुरंत अपने घर गई। ली गॉन मैक्सिमस के साथ जोंगटेल के घर के बाहर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। जोंगटेल अब भी असमंजस में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। उसने ली गॉन से पूछा, तुम वापस मेरी दुनिया में क्यों आए हो? ली गॉन ने बड़े प्यार से कहा कि वो बस जोंगटेल का उधार चुकाना चाहता है और ये देखना चाहता था कि वो ठीक है या नहीं। फिर ली गॉन कहती है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है, उसे अभी के अभी उसकी दुनिया में वापस लौटना होगा। जोंगटेल उसे पूछती है कि जो आईडी कार्ड नंबर तुम्हारे पास है उसमें मैं कैसी लग रही हूँ। जोंगटेल उसकी बात सुनकर पूरी तरह चौंक जाती है, क्योंकि वो जो हुलिया बताता है वो जोंगटेल के आईडी कार्ड में उसका वैसा ही हुलिया था। इसके बाद ली गॉन जोंगटेल से कहता है, तुम अभी मेरे साथ महल चलो ताकि तुम्हें यकीन हो जाए कि मैं सच कह रहा हूँ। जोंगटेल खुद भी सच जानना चाहती थी, इसीलिए वो उसके साथ जंगल चली गई और इस बार उसकी आंखों के सामने दोनों दुनिया के बीच का दरवाजा खुल गया और आखिरकार वो दोनों कोरिया साम्राज्य में पहुंच गए।
पहले तो उसे कोरियन साम्राज्य रिपब्लिक ऑफ कोरिया की तरह ही लगा, लेकिन फिर उसने उन सब जैसे दिखने वाले लड़के को देखा। उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था वो उसकी सोच से परे था। जोंगटेल की मकान मालकिन नारी ने उसे लीगॉन के साथ जंगल में घुड़सवारी करते देख लिया था, मगर उसने किसी से यह बात नहीं कही। शिंजे को भी शक था कि जोंगटेल उससे कुछ छुपा रही है, और अब तो उसका फोन भी नहीं लग रहा था। यह लीगॉन जोंगटेल को दोनों दुनिया के बीच कहीं ऐसी जगह ले गया जहाँ ना तो हवा थी न रोशनी, और वहाँ समय भी बाहरी दुनिया के मुकाबले काफी धीमी गति से चल रहा था। लीगॉन ने उसे कहा कि ये एक ऐसी जगह है जो साइंस के समझ से भी परे है। वहाँ से लौटने के बाद वो जोंगटेल को समंदर के रास्ते महल ले गया। इसके बाद वो दोनों लीगॉन के आलीशान महल पहुंचे, जिसके बारे में वो हमेशा जोंगटेल को बताया करता था। महल में जोंगटेल महल की हेड किम से मिली। उनका रवैया उसकी तरफ काफी ठंडा था। जोंगटेल की कड़ी तलाशी भी ली गई। उसका सारा सामान जमा करने को कहा गया। जोंगटेल की आईडी देख किम हैरान थी, क्योंकि वो ठीक उस आईडी की तरह थी जो लीगॉन हमेशा अपने पास रखा करता था। राजा के मेहमान होने के कारण जोंगटेल के लिए तरह तरह के पकवान बनाए गए, जिन्हें महल की नई एम्प्लॉय सारा लेकर आई। सारा की एक हमशक्ल जोंगटेल की दुनिया में भी मौजूद है, जिसका नाम है नारी। नारी जोंगटेल के मकान मालकिन और उसकी सबसे अच्छी दोस्त है। जोंगटेल ने उससे बात करने की कोशिश की, मगर सारा उसे नहीं जानती। फिर जॉयन जोंगटेल को कांच पर अपने फिंगरप्रिंट्स देने को कहता है। उसे अभी लग रहा था कि दाल में कुछ काला है। ली जोंग अचानक किसको महल में उठा ले आया। उसने जोंगटेल से पूछा कि क्या तुम दूसरी दुनिया से आई हो? क्या तुम रिपब्लिक ऑफ कोरिया में रहती हो? उसने लीगॉन के कंधे पर लगे उस घाव के बारे में भी पूछा, जो सिर्फ बिजली कड़कने पर ही नजर आती है। जोंगटेल ने जॉयन को अपने बारे में सब बता तो दिया, मगर उसे लीगॉन के कंधे के उस घाव के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसने ये भी कहा कि वो लीगॉन को बस कुछ ही दिनों पहले मिली। इसके बाद जोंगटेल कमरे में बैठी थी। लीगॉन खिड़की से उसके कमरे में आ गया। वो इस बात से खुश था कि आखिरकार वो जोंगटेल को अपनी दुनिया में ला पाया, मगर जोंगटेल तो बस अपना आईडी कार्ड देखने आई हुई थी। लीगॉन ने उसे कहा, मैं तुम्हें आईडी कार्ड कल दिखाऊंगा। उसे डर था कि आईडी कार्ड देखते ही जोंगटेल कहीं वापस अपनी दुनिया में न चली जाए। इसके बाद लीगॉन ने जोंगटेल से कहा कि उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, लेकिन जोंगटेल को लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। उसे देख जोंगटेल को ऐसा नहीं लग रहा था कि उसकी कभी गर्लफ्रेंड रही भी होगी। ये बात सुन लीगॉन तुरंत जोंगटेल के चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसे किस कर देता है। इसे जोंगटेल भी स्तब्ध रह गई। दूसरी तरफ रिपब्लिक ऑफ कोरिया में ली लिम को एक बड़ी उम्र की प्रेग्नेंट औरत नजर आई, जो शायद बहुत मुश्किलों से अपना गुजारा कर रही थी। उसी औरत की हमशक्ल कोरियन साम्राज्य में भी थी, जो कि बहुत ऐशो आराम से घिरी हुई थी। असल में ली लिम जानकर उसे मिलने गया था, क्योंकि वो उनमें से एक को मारकर दूसरे से रिप्लेस करना चाहता था। वो औरत पहले तो ली लिम को जालसाज समझती है, पर जब उसे पता चला कि उसकी हमशक्ल कितने ऐशो आराम से रह रही है, तो उसके मन में लालच आ जाता है और वो ली लिम का ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। इधर लीगॉन की दुनिया में जोंगटेल को बाहर घूमने की परमिशन मिल गई थी। जॉयन छिपकर उस पर नजर रखता है। जोंगटेल कोरियन साम्राज्य में बेफिक्र घूम रही थी कि दो आदमियों ने उसे पहचान लिया। जॉयन ने उनकी हरकत देखकर पूछा कि क्या तुम इस लड़की को जानते हो? उन दोनों ने कहा कि ये तो लूना है, जिसने हमारे बॉस के पैसे चुराए थे। चोरनी है ये। यहाँ जोंगटेल इस बात से अनजान थी कि इस दुनिया में भी उसका कोई हमशक्ल है। वो तो अपने मजे से घूम रही थी। इसके बाद वो कुछ ऐसे लोगों से भी मिली जिनकी शक्लें उसके जाने वाले लोगों से मेल खाती है। हालांकि उन्होंने भी सारा की तरह जोंगटेल को नहीं पहचाना। फिर उसे एक घर दिखा जो ठीक उसी के घर की तरह था, मगर अंदर जाने पर उसे पता चला कि ये कोई क्लिनिक है। उसने वहाँ अपने माँ के बारे में पूछताछ की, पर उसके हाथ कुछ नहीं लगा। अब अकेले घूमते हुए उसके सारे पैसे खत्म हो चुके थे। उसने महल में कॉल करने की कोशिश की, पर उन्हें लगा कि कोई पैसे मांग रहा है। फिर किसी ने लीगॉन को इस बात की खबर दी कि सियोल की कोई लड़की आपसे बात करने के लिए कॉल किया था। लीगॉन समझ गया कि वो जोंगटेल है और उसने तुरंत जॉयान से कहा कि वो जोंगटेल को ढूंढे, जो कि उसके आसपास ही था। जोंगटेल को उस तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी। असल में जोंगटेल इतनी दूर अपनी माँ की तलाश करने गई हुई थी। उसे लगा कि उसकी माँ जैसे दिखने वाली कोई औरत शायद इस दुनिया में हो, पर अफसोस ऐसा कुछ नहीं था। इसके बाद लीगॉन हेलीकॉप्टर में बैठकर जोंगटेल को लेने पहुंचता है। एक तरफ जोंगटेल सोच रही थी कि शायद यहाँ ऐसा ही होता होगा। वहीं प्राइम मिनिस्टर कू को ये देखकर बेहद जलन हुई
कि लीगॉन किसी लड़की को लेने खुद इतनी दूर आया है। वो तुरंत वहां आ गई और उसने अपने आप को प्राइम मिनिस्टर बताकर जोंगटेल से हाथ मिलाया। जोंगटेल ने भी उसे कहा कि मैं एक टूरिस्ट हूँ और कोरियन साम्राज्य पर रिसर्च कर रही हूँ। लीगॉन जोंगटेल को वहां से लेकर चला गया, जिसे देखकर कू के अंदर जलन अब और बढ़ गई। इसके बाद लीगॉन ने खुद अपने हाथों से जोंगटेल के लिए खाना बनाया। लीगॉन को कई चीजों में प्रांगत हासिल थी, जैसे कि साइंस, मैथ्स, मार्शल आर्ट्स, कुकिंग। जोंगटेल भी उसके हाथ का खाना खाकर इम्प्रेस हो गई। उसे अब तक इतना तो समझ आ चुका था कि लीगॉन एक काबिल राजा है। वो लड़कियों की इज्जत करना भी भली बात ही जानता है। इसके बाद वो ली से अपना आईडी कार्ड मांगती है, लेकिन ली अभी भी आईडी नहीं देता, इस डर से कि कहीं जोंग चली न जाए। वो मन ही मन चाह रहा था कि जोंगटेल हमेशा के लिए उसी की होकर इस महल में रह जाए, लेकिन जोंगटेल के लगातार जिद करने पर उसे उसकी आईडी देनी पड़ी। उसने जोंगटेल को बताया कि 1994 में उसके अंकल उसकी जान लेने वाले थे, पर किसी रहस्यमय शख्स ने आकर उसकी जान बचा ली और ये आईडी भी उसी की थी। लीगॉन ने तब से इसे संभाल कर रखा था। वो उस इंसान को ढूंढना चाहता था। इसके बाद जॉयन आकर ली से कहता है कि प्राइम मिनिस्टर कू ने अभी के अभी महल के सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। ये सुनकर लीगॉन ने सोचा कि उसे तुरंत जोंगटेल को उसकी दुनिया में पहुंचाना चाहिए। हालांकि हालातों के चलते वो खुद उसे वहां छोड़ने नहीं जा सकता था। असल में वो इमरजेंसी मीटिंग इसीलिए बुलाई गई थी क्योंकि जापानीज मिलिट्री की कुछ शिप्स कोरियन साम्राज्य में घुस आई थी। लीगॉन ने किम से कहा कि वो जोंगटेल का सामान पैक करवा दे और उसके जाने की तैयारी करे। जब किम ने जोंगटेल का सामान चेक करवाया तो उसमें उसका आईडी कार्ड गायब था। उसने सीसीटीवी कैमरे में चेक करवाया, पर इमरजेंसी के कारण वो भी बंद था। इस तरफ कू की मीटिंग चल रही थी। ये तीसरी बार था जब जापानी मिलिट्री शिप्स कोरियन साम्राज्य में घुस आई थी, इसीलिए अब इन्होंने सोचा कि इनके खिलाफ जंग छेड़ने का समय आ गया है। लीगॉन भी प्राइम मिनिस्टर कू की इस बात से सहमत था। फिर लीगॉन ने जोंगटेल को उसकी आईडी दी और जंग के बाद उसकी दुनिया में आने का वादा किया। आगे की कहानी जानने के लिए कि क्या जोंगटेल वाकई में वो शख्स है जिसने 25 साल पहले किंग लीगॉन की जान बचाई थी, क्या अंकल ली लिम अपने इरादों में कामयाब हो पाएंगे? क्या है असल में उस पुश्तैनी जादुई बांसुरी का राज जो दो दुनिया का दरवाजा खोलती है? रिपब्लिक ऑफ कोरिया लौटकर जोंगटेल फिर अपने पहले की तरह पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी निभाने लगी, मगर उससे अंदर ही अंदर लीगॉन की चिंता सताई जा रही थी। इधर लीगॉन भी अपने साम्राज्य को बचाने बढ़ चढ़कर जंग का नेतृत्व कर रहा था। जापानी मिलिट्री को लगा कि कोरियन साम्राज्य अपने राजा को बचाने की खातिर पहले वार नहीं करेगी, मगर लीगॉन की सेना जापानी मिलिट्री पर अटैक कर देती है, जो कि उनकी तरफ से जंग का ऐलान था। ये देख जापानी मिलिट्री ने अपने कदम पीछे हटा लिए और कोरियन साम्राज्य से वापस लौट गई। माहौल के शांत होते ही प्राइम मिनिस्टर कू ने बयान दिया कि रॉयल कोरियन मिलिट्री ने जापानी मिलिट्री की घर वापसी करवाई। उन्होंने ये भी कहा कि जापानीज गवर्नमेंट को इस बात के लिए कोरिया साम्राज्य से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने स्थायी रूप से जापान में मिनरल्स के एक्सपोर्ट पर भी रोक लगा दी। इधर जोंगटेल ने फिर से सांगो के फोन की रिकॉर्डिंग सुनी। पहले तो उसे बस वो किसी नॉर्मल न्यूज चैनल की रिकॉर्डिंग लग रही थी, मगर फिर उसने प्रिंस बोयान का नाम सुना और एक ऐसे स्टेडियम का नाम सुना जो कि लीगॉन के साम्राज्य में मौजूद था। जोंगटेल के कान खड़े हो गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन सब का आखिर एक दूसरे से क्या कनेक्शन है। इधर जोयान को लूना का पता लग गया है, जिसकी शक्ल वाकई में जोंगटेल जैसी थी। लोगों के मुताबिक लूना एक फ्रॉड है जिसने कोरियन साम्राज्य के कई बिजनेसमैन को लूटा है। इसके बाद हम लीगॉन और प्रिंस बोयान को बातें करते देखते हैं। प्रिंस बोयान ने लीगॉन को बताया कि ली लिम की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मैंने चेक करवाई है। जो बॉडी बीच पर मिली थी वो उसकी थी ही नहीं। उस लाश की गर्दन टूटी हुई थी, यानी उसे वहां फेंका गया था। हालांकि उसका डीएनए ली लिम के डीएनए से मैच हो रहा था, मगर उस आदमी को जन्मजात पोलियो था, जबकि ली लिम तो बचपन से तंदुरुस्त है। यहाँ ली लिम जोंगटेल की मकान मालकिन नारी के कैफे आता है। उसके दिमाग में शिंजे को लेकर कोई प्लानिंग चल रही है, क्योंकि उसके कमरे में हमें शिंजे की फोटो देखते हैं जो कि उसने छिपकर खींची थी। अब एक और गौर करने वाली बात यह है कि ली लिम के कंधे पर भी उसके भतीजे ली गोंग की तरह एक घाव का निशान है, जो सिर्फ बिजली कड़कने पर ही नजर आता है और बहुत दर्द देता है। हालांकि ली लिम को अब उस दर्द का कोई असर नहीं होता, वो उसे झेलने का आदी हो चुका है। यहाँ ली गॉन अपने वादे के मुताबिक जोंगटेल से मिलने उसकी दुनिया लौटता है। इस बार जोंगटेल उसे देखते ही गले से लगा लेती है।
ली गॉन ने साम्राज्य से जुड़े अपने सारे काम एक दिन पहले ही खत्म कर लिए थे ताकि वो चैन से जोंगटेल के साथ वक्त बिता सके। ये देख प्राइम मिनिस्टर कू का शक अब यकीन में बदल गया। उन्हें पता चल गया कि ली गॉन्ग और जोंगटेल के बीच कुछ चल रहा है। फिलहाल जोंगटेल एक 26 वर्षीय महिला के केस पर काम कर रही है जिसकी डेड बॉडी उसकी पीजी से बरामद हुई। उस औरत की रूममेट का मानना था कि उस लड़की के बॉयफ्रेंड सुंडो ने उसकी जान ली है। सबूत जुटाने पर पुलिस को लगता है कि इसमें सुंडो के साथ लड़की की रूममेट येन का भी हाथ हो सकता है। फिर हम देखते हैं कि ली गॉन इस बार अपने घोड़े मैक्सिमस के बगैर ही दूसरी दुनिया में जा रहा है और कोई उस पर नजर रखे हुए था, शायद ली लिम का कोई आदमी। जोयान भी जंगल में खड़े ली गॉन का इंतजार कर रहा था क्योंकि इस बार ली गॉन उसे उस दूसरी दुनिया में ले जाने वाला था जिसके किस्से वो अब तक जोयान को सुनाता आया था। जोयान ली गॉन से कहता है कि वो जोंगटेल से दूर रहे क्योंकि उसका असली नाम लूना है और वो कई लोगों के पैसे खाकर कोरिया साम्राज्य से फरार हो गई है। ली गॉन को पता था कि उन दोनों दुनियाओं में कई लोग एक दूसरे के हमशक्ल हैं। वो जोयान से कहता है कि वो उस लूना नाम की लड़की का पता लगाए। जोयान भी हमेशा की तरह ली गॉन के आदेश का पालन करता है। फिर दोनों रिपब्लिक ऑफ कोरिया के लिए रवाना होते हैं, एक ऐसी दुनिया जिसे जोयान ने पहले कभी नहीं देखा था। फिर हम देखते हैं कि शहर के बीचों बीच किसी बिल्डिंग में ली लिम कुछ आदमियों के साथ मिल रहा है। उनमें से एक लड़का ली लिम को प्रिंस लिम कहकर बुलाता है। असल में ये लड़का उसी की हमशक्ल का बेटा था जिसे ली लिम ने मारा था और उसकी आइडेंटिटी चुराकर रिपब्लिक ऑफ कोरिया में रह रहा था। वो लड़का भी कहीं न कहीं जानता था कि ली लिम ने उसके पिताजी की हत्या की है। उनकी बातें चल ही रही थी कि अचानक समय थम गया। ली लिम समझ गया कि किसी ने दोनों दुनिया के बीच के उस दरवाजे को खोला है। उसे यकीन था कि वो ली गॉन ही होगा। कुछ देर बाद ली लिम ने किसी और आदमी की जान लेकर उसकी अदला बदली कर दी। इसके बाद ये खबर आई कि शहर के टॉप कंपनी HG ग्रुप के मालिक मिस्टर मान्या अपनी पोस्ट से रिटायरमेंट ले रहे हैं। उनका कारोबार अब उनका बेटा बीनगुल संभालेगा। यहाँ हमें पता लगता है कि ये सभी वो लोग थे जिनके हमशक्लों को मारकर ली लिम उन्हें कोरिया साम्राज्य से यहाँ लाया था। इधर जोंगटेल उस दिन को याद कर रही थी जब उसने ली गॉन को पहली बार देखा था और ली गॉन ने उसे हक कर लिया था। अगले ही पल ली गॉन उसकी आंखों के सामने था। जोंगटेल ने दौड़कर उसे गले लगा लिया। फिर जब दोनों जोंगटेल के घर में गए तो उसने जोयान को वहां देखा। जोयान को नई दुनिया में आकर जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वहीं उन सब जोंगटेल के घर आया। अपने हमशक्ल जोयान को देखकर तो उसके होश ही उड़ गए। फिर ली गॉन ने उन सबको सब कुछ समझाया और जोयान को भी उसी के साथ उसके घर भेज दिया। इसके बाद हम जोंगटेल और ली गॉन को खाना खाते देखते हैं। जोंगटेल ने ली गॉन को एक मोबाइल भी दिया ताकि वो उसके टच में रह सके। कुछ समय साथ बिताने के बाद वो ली गॉन को अपने घर ले गई जहां उसने उसे सांगो की फोन की रिकॉर्डिंग सुनाई और जैसा कि जोंगटेल को शक था वो रिकॉर्डिंग वाकई में कोरियन साम्राज्य की ही थी। अब ली गॉन भी जोंगटेल की इन्वेस्टिगेशन में उसकी मदद करना चाहता था। उसने ली लिम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जोंगटेल को दे दी। फिर उसने उसे बताया कि मेरे अंकल ने उनकी हमशक्ल को मारकर उसके साथ अदला बदली कर ली। इससे ये साफ था कि ली गॉन जानते हैं कि ली लिम अब भी जिंदा है। वो ये भी जानता है कि ली लिम अक्सर दोनों दुनिया के बीच सफर करता रहता है। इस तरफ शिंजे पर कोई नजर रख रहा था। उसी दौरान शिंजे को बुरे सपने आना शुरू हो जाते हैं। एक बार सपने में वो देखता है कि वो करीब 8 साल का है और अभी अभी कोमा से बाहर आया है। उसे ऐसा महसूस होता है कि वो रिपब्लिक ऑफ कोरिया में नहीं बल्कि किसी और जगह है जो कि कोरियन साम्राज्य था। यहाँ जोंगटेल ने ली लिम के उस हमशक्ल के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से उसके फिंगरप्रिंट्स निकलवाई। पुलिस डेटा के मुताबिक उस शख्स का नाम था ली सियोन जिसकी किसी आपातकाल में मौत हुई थी। डेटा से ये भी साफ हुआ कि उसे बचपन से ही पोलियो था। यह इस बात का भी खुलासा हुआ कि उसके छोटे भाई की एक्सीडेंट में और उसके भतीजे की पानी में डूबने से मौत हो गई थी। उसके भतीजे की शक्ल बिल्कुल नन्हे ली गॉन से मिलती थी। दूसरी तरफ कोरियन साम्राज्य में प्राइम मिनिस्टर कू जिस मुजरिम की तलाश में थी उसकी जानकारी उन्हें मिल गई है। उनके लिए हैरानी की बात ये थी कि उस मुजरिम लड़की लूना की शक्ल जोंगटेल की शक्ल से हूबहू मिलती है। वो लूना से मिलने पुलिस स्टेशन ही जा रहे थे कि उनकी नजर एक लेटर पर पड़ी। वो लेटर उन्हें ली गॉन ने रिपब्लिक ऑफ कोरिया से भेजा था। हालांकि कू को लूना से मिलने की इतनी जल्दी थी कि उन्होंने पहले वो काम निपटाना ज्यादा जरूरी समझा। लूना उस वक्त जेल से बाहर ही आ रही थी। कू और लूना की नजरें मिलती है। ली लिम को महल के किसी गद्दार ने बता दिया
कि लूना जैसे दिखने वाली कोई लड़की कुछ दिनों पहले ली गॉन की मेहमान बनकर महल में रहने आई थी। उसी गद्दार ने ली लिम को जोंग तेल की आईडी कार्ड भी चुरा कर दिया था। बात करें लूना की तो वो आए दिन चोरी चकारी, पैसों की हेरा फेरी के मामले में जेल की हवा खाती रहती थी। ली लिम अपने खास आदमी से कहता है कि वो लूना का पता लगाए और उसे जोंग तेल की जगह भेज दे। यहाँ पुलिस स्टेशन में कू अब भी लूना को देखकर सोच रही थी, क्या ये वही लड़की है? उन्हें लगा कि शायद दोनों जुड़वा हो सकती है। फिर लूना की चाल चलन देखकर उन्हें यकीन हुआ कि ये वो नहीं हो सकती। लूना उनसे कहती है, आप उस लड़की का पता करवाइए, मैं भी देखना चाहती हूँ कि वो मेरी जैसे दिखने वाली लड़की आखिर कौन है। अभी लूना को जेल से निकले कुछ ही घंटे हुए थे कि उसने एक आदमी को पीट दिया। उस आदमी ने लूना से पैसे लिए थे। लूना ने उसे कहा, अगर तूने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मैं तेरे बच्चे को चोट पहुंचाऊंगी। फिर हम देखते हैं कि जिस बड़ी उम्र की प्रेग्नेंट औरत से ली लिम मिला था वो कोरियन साम्राज्य में एंट्री लेने में कामयाब हो गई है। ली लिम के वादे के मुताबिक वो औरत कोरियन साम्राज्य में बड़े आराम से रहने लगी। दरअसल उस औरत को ली लिम ने प्राइम मिनिस्टर कू की बड़ी बहन के साथ रिप्लेस कर दिया था। वही कू की असली बहन फिलहाल रिपब्लिक ऑफ कोरिया में बेहद बुरी हालत में है। यहाँ जोंग तेल और शिंजे अब भी उस पीजी वाली लड़की के मर्डर केस को सॉल्व करने में लगे थे। शिंजे को शक था कि इसमें लड़की की रूममेट का हाथ हो सकता है, इसीलिए उसने जोंग तेल से उसे पूछताछ करने को कहा। इस बार वो जोंग तेल के साथ नहीं जा सकता था क्योंकि उसे उसकी माँ से मिलने जाना था। काम पर जाने से पहले जोंग तेल ली गॉन से होटल मिलने गई जहाँ वो ठहरा था। दोनों ने एक दूसरे को आई लव यू कहा और फिर जोंग तेल अपनी ड्यूटी पर चली गई। इसके बाद जोयान सड़क से गुजर रहा था, तब उसे नारी मिली। जोयान को लगा ये तो वही लड़की है जो महल में काम करती है। वही बात करे नारी की तो उन सब उसे लंबे समय से पसंद करता था। नारी को भी यही लगा कि जोयान उन सब है। अगले सीन में हमें पता लगा कि शिंजे कोरियन साम्राज्य के किसी बड़े आदमी का बेटा है। तो आखिर ऐसा क्या हो गया जो वो रिपब्लिक ऑफ कोरिया में एक जुआरी औरत का बेटा बनकर रह रहा है। शिंजो की माँ उसे बताती है कि तुम 1 साल तक कोमा में थे, तुम्हारे पिता भी उस समय जेल में थे। मेरे पास पैसे कमाने का कोई जरिया नहीं था, इसीलिए मुझे मजबूरन सट्टेबाजी की लाइन में घुसना पड़ा। इसके बाद ली गॉन और जोयान कोरियन साम्राज्य के किसी शख्स से रिपब्लिक ऑफ कोरिया में टकराते हैं। उनके मुताबिक ली लिम कोरियन साम्राज्य के कई सारे लोगों को रिपब्लिक ऑफ कोरिया लाकर रिप्लेस कर चुका होगा। फिर ली गॉन ने जोयान को उस आदमी को गिरफ्तार करने का ऑर्डर दिया। यहाँ जोंग तेल भी इस बात से सहमत थी कि पीजी वाली लड़की का कत्ल उसी की रूममेट येन ने किया है। येन अपना गुनाह कबूल करते हुए कहती है कि मैंने जानबूझकर ये सब नाटक किया ताकि सारा शक मेरी बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड पर चला जाए। असल में येन उसकी बेस्ट फ्रेंड और उसके बॉयफ्रेंड के रिश्ते से जलती थी। उस रात वो शख्स जिसे ली गॉन ने अरेस्ट करवाया था उसने भागने की कोशिश की, मगर जोयान ने उसे पकड़कर उसकी अच्छी तरह धुलाई कर दी। तलाशी लेने पर उस आदमी के पास से एक पुराने जमाने का मोबाइल फोन मिला जो कि उसे ली लिम ने दिया था। उस आदमी ने अपना मुंह नहीं खोला, मगर गुस्से में इतना जरूर कहा कि ली लिम ने पिछले राजा को मारकर बिल्कुल सही किया, उसने सभी को न्याय दिलवाया। अपने पिता के बारे में ऐसी बातें सुन ली गॉन को गुस्सा आया, पर उसने खुद को काबू कर लिया। फिर उसने जोयान से कहा कि उस आदमी को जल्द से जल्द कोरियन साम्राज्य वापस भेज दिया जाए। ली गॉन उस आदमी का मोबाइल फोन जब्त कर लेता है और उसे कहता है कि तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम जेल के अंदर ही खुदकुशी कर लो। इस तरफ येन भी अब जेल में है। उसे वहाँ कोई शख्स मिलने आता है जो कि ली लिम के लिए काम करता है। असल में उनका येन को भी कोरियन साम्राज्य भेजने का प्लान था, मगर येन ने अपने रूममेट का खून कर दिया और उसे ली लिम ने जो मोबाइल दिया था वो भी कहीं खो दिया। उसकी इन्हीं लापरवाहियों के कारण उन लोगों ने अपना प्लान कैंसिल कर दिया। ली लिम के आदमी येन से कहते हैं कि कैसे भी करके वो फोन ढूंढकर हमें वापस करो, नहीं तो तुम्हें भी तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड के पास पहुंचा देंगे। इधर शिंजे को फ्लैशबैक आता है कि वो कुछ समय पहले ली गॉन की हमशक्ल ली जेयून की फ्यूनरल पर गया था। फिर उसे अपना पुराना फ्लैशबैक याद आता है जब नन्हा ली गॉन अपने पिताजी की मौत के कारण रो रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रेजेंट में ली जेह्यून की माँ शिंजे का पीछा कर रही है। शिंजे को उन सब से पता लगा कि ली गॉन फिलहाल रिपब्लिक ऑफ कोरिया के किसी होटल में रह रहा है। अब उसके दिमाग में जो खलबली मची थी उसका जवाब ढूंढने शिंजे छिपकर ली गॉन के होटल में पहुंच गया। वहां उसे एक मोबाइल फोन के साथ ली लिम की डेथ सर्टिफिकेट मिली। उस डेथ सर्टिफिकेट पर कोरियन साम्राज्य का सिंबल बना हुआ था। तभी वहां जोयान आ गया और दोनों में हाथापाई होने लगी। दोनों तब शांत हुए जब ली गॉन वहां आया। शिंजे कुछ समझ नहीं पा रहा था,
पर लीगॉन का व्यक्तित्व देख उसे यकीन था कि वो जरूर एक राजा है। इसके बाद ली लिम का एक और आदमी पकड़ा गया। इस बार शक की सुई एक ऐसी महिला पर थी जो लीगॉन की माँ जैसी दिखती थी। ली लिम ने जानबूझकर उसे छिपा कर रखा था ताकि लीगॉन उसे पहचान न पाए, क्योंकि उसे पकड़ते ही ली लिम के सारे राज चुटकी में बाहर आ जाते। इधर प्राइम मिनिस्टर कू की माँ ली लिम से मिल चुकी है, पर उन्हें इस बात का एहसास नहीं। उन्हें लगता है कि ये मरे हुए ली लिम का बेटा है। सीन शिफ्ट होता है प्राइम मिनिस्टर कू पर। वो लेटर को खोलती है जो उन्हें लीगॉन ने भेजा था। उस एनवेलप के अंदर एक न्यूज़पेपर था जिसमें कोई खबर छपी थी। वो उस खबर के साथ कू की हमशक्ल की तस्वीर भी लगी थी। कू सोच में पड़ गई कि ये मेरे जैसे दिखने वाली लड़की आखिर कौन है, ये मैं तो नहीं हूँ। दूसरी तरफ लीगॉन जानता था कि शिंजे कोरियन साम्राज्य का नागरिक है, इसीलिए वो उससे ज्यादा शक्ति से पेश नहीं आता। वो बस शिंजे से इतना कहता है कि वो वापस कोरिया साम्राज्य लौटकर ली लिम के प्लान को फेल कर दे। इसके बाद शिंजे को याद आता है कि वो ली लिम से कब और कैसे मिला। असल में शिंजे की माँ कोरियन साम्राज्य से ही थी, लेकिन उन्होंने नन्हे शिंजे को लावारिस छोड़ दिया था। फिर ली लिम की नजर शिंजे पर पड़ी और वो उसे रिपब्लिक ऑफ कोरिया ले आया। तब से शिंजे उस जुआरी औरत के साथ है जिसे वो अपनी माँ समझता है। अब शिंजे जान चुका था कि वो रिपब्लिक ऑफ कोरिया का नहीं बल्कि कोरियन साम्राज्य का नागरिक है। इसके बाद जैसे कि लीगॉन ने सोचा था, ली लिम अपने आदमी के फोन पर कॉल करता है, वही फोन जो इस समय लीगॉन के कब्जे में था। लीगॉन कांपती हुई आवाज के साथ फोन उठाता है और ली लिम से कहता है कि वो अब छिपने की तैयारी कर ले, क्योंकि लीगॉन जान चुका है कि वो रिपब्लिक ऑफ कोरिया में है। उस रात लीगॉन और जोंगतेल साथ में डिनर करते हैं। हमेशा की तरह दोनों कई चीजें डिस्कस करते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि सांगो अब भी जिंदा है और अभी कोरियन साम्राज्य में अपने हमशक्ल गोयांग के बदले रह रहा है। गोयांग पहले उस जगह की देखभाल किया करता था जहाँ लीगॉन घुड़सवारी के लिए जाता था। बाद में वो ली लिम के लिए जासूसी करने लगा। इसके बाद लीगॉन उन सब और ली लिम के कुछ आदमियों को लेकर कोरियन साम्राज्य लौट गया। उसने उन सब की बजाय जयोन को पीछे छोड़ा ताकि वो यहाँ रहकर ली लिम पर नजर रख सके। महल पहुंचते ही लीगॉन ने सारे गद्दारों को जेल में बंद करवा दिया। फिर वो किम से मिला, जो कि इस बात से नाराज थी कि लीगॉन दोबारा उन्हें बिना बताए चला गया। हालांकि इस बार वो जानती थी कि लीगॉन कहाँ गया है, मगर फिर भी उन्हें उसकी फिक्र थी। अगले दिन लीगॉन ने गोयांग को पकड़ लिया, जो कि घोड़ों की देखरेख कर रहा था। उसे महल में कड़ी निगरानी के बीच रखा गया और उसे ये भी आदेश दिया गया कि वो किसी से बातचीत ना करे। इधर शिंजे ने काम से 12 दिनों की छुट्टी ले ली। जोंगतेल उसे बात करने के लिए उसे कॉल लगाती है, मगर सामने से कोई जवाब नहीं आया। शिंजे अपनी माँ का घर छोड़कर किसी दोस्त के बार चला गया था। उसने अपने दोस्त से कुछ दिन वहां रहने की परमिशन मांगी थी। यहाँ लीगॉन जैसे ही महल गया, उसकी जिम्मेदारियां फिर से शुरू हो गई। कुछ काम के सिलसिले में वो प्राइम मिनिस्टर कू से मिलने गया। कू बिल्कुल भी नहीं जान पाई कि लीगॉन के साथ जोयान के बदले उन सब आया हुआ है। उसका दिमाग तो इसी बात में उलझा था कि जोंगतेल और लूना के चेहरे में इतनी समानता कैसे है। इसके बाद लीगॉन ने जोयान का लैपटॉप खोला जिसमें उसे कुछ वीडियोस मिली। ये वीडियोस तब ली गई थी जब जोयान जोंगतेल पर नजर रख रहा था। उसमें से एक वीडियो ने लीगॉन का ध्यान आकर्षित किया। वो वीडियो साल 2022 में ली गई थी। हालांकि अभी तो सिर्फ साल 2019 चल रहा है। उस वीडियो में जोंगतेल किसी बुक स्टोर के बाहर से गुजर रही थी। बुक स्टोर वाले बच्चे ने जोंगतेल को लूना कहकर बुलाया था। वीडियो में जोंगतेल के कपड़े भी अलग थे। जब वो कोरियन साम्राज्य में अकेली घूमने निकली थी तब उसने कुछ और पहना था। फिर समय बीतता है और साल 2019 2020 में बदलता है। नए साल से एक दिन पहले शिंजे साइकियाट्रिस्ट से मिलने जाता है। वो अब भी सच की खोज में था। ऊपर से उसे लगातार डरावने सपने आ रहे थे और फ्लैशबैक दिखाई दे रहे थे जिनसे वो परेशान था। साइकियाट्रिस्ट उसे कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, इन चीजों पर इतना ध्यान मत दो। उसने इन सब के बारे में पहले अपने साथी जोंगतेल को भी बताया था। फिर लीगॉन अपने न्यू ईयर की स्पीच रेडी कर किसी डिटेक्टिव से मिलने जाता है। उस डिटेक्टिव का नाम था जैन। डिटेक्टिव जैन लीगॉन को बताता है कि लूना को 2 हफ्तों के लिए जेल में डाला गया था, मगर उसकी तबीयत ज्यादा खराब होने के कारण उसे रिहा कर दिया गया। इसके अलावा जैन ने लीगॉन को उस आदमी के बारे में भी कुछ जानकारी दी जिसे लीगॉन रिपब्लिक ऑफ कोरिया से वापस लेकर आया था। वो असल में एक देशद्रोही भगोड़ा था। पुलिस को लगा कि वो मर चुका है। ली लिम ने उनमें से एक को मारकर दूसरे को काम पर लगा दिया था।
यहाँ महल में नए साल की तैयारियां जोरों शोरों पर थी, लेकिन लीगॉन के दिमाग में तो लगातार गोंग तेल चल रही थी। तभी समय रुक जाता है, जिसका मतलब ली लिम अब कोरिया साम्राज्य में आ चुका है। लीगॉन झट से जंगल की तरफ चला गया, मगर उसे वहाँ कोई नहीं दिखा। इस बार ली लिम ने कोई और रास्ता चुना था, क्योंकि वो जानता था कि लीगॉन उस पर नजर रखे हुए है। लीगॉन अपनी पूरी फौज के साथ आया था, जिसमें उन सब भी शामिल था। राजा होने के नाते लीगॉन लिलिम के सारे अड्डों से अच्छी तरह वाकिफ था। वो अपने सिपाहियों को लेकर लिलिम के अड्डों पर पहुंचा। लिलिम को देखते ही उसने उस पर अटैक करने का आदेश दिया, क्योंकि वो एक देशद्रोही है। लेकिन लिलिम ने अपने आदमियों से कहकर नया साल सेलिब्रेट कर रहे कुछ नागरिकों को बंदी बना लिया, जिससे लीगॉन के लिए मुसीबत बढ़ गई। गुस्से में आकर लीगॉन की फौज ने लिलिम की प्रॉपर्टी को डैमेज कर दिया। ये देख लिलिम के एक आदमी ने सीधा लीगॉन पर गोली चला दी। लीगॉन को बचाने के चक्कर में गोली उन सबको जा लगी। लीगॉन ने अपनी सेना को ऑर्डर दिया कि वो सब पहले उन सबको बचाए, जो कि वहाँ जोयान बनकर आया हुआ था। खुशकिस्मती से उन सब ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना था, तो उसे ज्यादा चोट नहीं लगी। वहाँ दूसरी दुनिया में जोयान शिंजे के घर पर नजर रख रहा था। उसे इस बात की भनक तक नहीं थी कि वहाँ उसका राजा इतनी बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। अचानक जोयान को शिंजे की माँ दिखी, जिसकी शक्ल महल की एक नौकरानी से मिलती है। अगले दिन प्राइम मिनिस्टर कू लीगॉन से उसका हालचाल पूछती है, क्योंकि उन्हें सारी बात का पता लग चुका है। वो उससे ये भी पूछती है कि आखिर लिलिम अब तक जिंदा कैसे है, ये सब क्या माजरा है। लीगॉन उसे ज्यादा कुछ नहीं बताता। यहाँ जोंगतेल येन से मिलने जेल जाती है और उसे उस मोबाइल फोन के बारे में पूछती है जो उसे लिलिम ने दिया था। वहाँ से जाते वक्त उन्हें लिलिम के बॉडीगार्ड की कार दिखी, जो कि कई दिनों से शिंजे का पीछा कर रही थी। उन्होंने उस कार का नंबर नोट कर लिया। इसके बाद लीगॉन प्रिंस बोयान के पास जाकर उन्हें बताता है कि लिलिम अब भी जिंदा है और जवान है। वो उन्हें कहता है कि मैं अब उसको ढूंढने जा रहा हूँ। मेरी गैर मौजूदगी में आप महल का ख्याल रखना, क्योंकि लिलिम कभी भी हमला कर सकता है। कुछ ही दिनों बाद शिंजे को उस कार के ओनर का पता लग जाता है। हालांकि कार का मालिक लापता था। इसके बाद जोंगतेल ने शिंजे को बताया कि वो दूसरी दुनिया यहाँ से बिल्कुल अलग है। वहाँ कई लोग हैं जिनकी शक्ल इस दुनिया के लोगों से मिलती है। फिर शिंजे जोंगतेल को ली जेहून की कब्र पर ले गया। यहाँ वो जोंगतेल को बताता है कि अब तक मुझे लगता था ये सिर्फ मेरे मन का वहम है। उस रात लिलिम खून से लथपथ होकर प्रिंस बोयान के घर आया। उसे राजघराने की वो अंगूठी चाहिए थी जो प्रिंस बोयान ने अपने पास रखी थी। वो कहता है कि इस पर मेरा हक है। प्रिंस बोयान मदद के लिए आवाज लगाता है, पर लिलिम ने उसके पहरेदारों को पहले ही मार गिराया था। इसके बाद वो प्रिंस बोयान का भी गला घोटकर मार डालता है। उनकी मौत की खबर तुरंत लीगॉन के महल तक पहुंच जाती है। अगले दिन उनका फ्यूनरल होता है, जिसमें लीगॉन हमें बेहद उदास नजर आता है। इस तरफ जोंगतेल उन पौधों को पानी दे रही थी जिनके बीज वो कोरियन साम्राज्य से अपने साथ लाई थी। कुछ ही देर बाद उसने लीगॉन को अपने घर के सामने खड़ा पाया। लीगॉन ने उससे कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और जल्द वापस आने का वादा कर वो जोंगतेल को किस करके वहाँ से चला गया। यहाँ कोरियन साम्राज्य में लूना लिलिम के हाथ लग गई है। लूना उससे पूछती है, तुमने मुझे क्यों पकड़ा है? ना तो मेरा कोई परिवार है और ना ही मेरे पास पैसे हैं। लिलिम ने उसके आगे जोंगतेल का आइडेंटिटी कार्ड फेंका और कहा, अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हें एक बेहतर जिंदगी दूंगा। लूना भी लालच में आ गई और उसने लिलिम की बात मान ली। फिर उसने किसी लड़के से मिलकर अपना सारा सामान उसे सौंप दिया। लीगॉन अब भी प्रिंस बोयान की मौत से उभर नहीं पाया था। तभी उसे खबर मिली कि प्रिंस बोयान के शरीर से कोई चीज मिली है। उसे पता लग गया कि प्रिंस बोयान की मौत का जिम्मेदार लिलिम है। फिर कुछ पलों के लिए समय रुका और लीगॉन ने गुस्से में अपने गार्ड से कहा कि मैं बाहर जा रहा हूँ। तभी लीगॉन के असिस्टेंट ने उसे बताया कि आजकल मीडिया में ये खबर जोरों पर है कि राजा अक्सर कई दिनों के लिए महल से गायब रहता है। ये सब प्राइम मिनिस्टर कू का किया धरा था। इसीलिए लीगॉन ने असिस्टेंट से कहा कि वो कू को कॉल करे, मगर कू से बात नहीं हो पाई, जिसके चलते लीगॉन ने जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। यहाँ शिंजे ने उस आदमी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया जो उसे अक्सर फॉलो करता था। वो आदमी भी लिलिम का जानने वाला निकला। दोनों के बीच जमकर लड़ाई हुई और एक पुलिस वाला होने के कारण शिंजे ने उसे मार गिराया। लेकिन तभी एक कार आई और उस आदमी को तुरंत वहां से ले गई। दूसरी तरफ जोंगतेल को प्राइम मिनिस्टर कू जैसी औरत नजर आई। जोंगतेल ने उसका पीछा किया और उसका आईडी कार्ड मांगा।
आईडी कार्ड में साफ लिखा है कि वो रिपब्लिक ऑफ कोरिया के नागरिक है, मगर जोंगतेल को अभी भी शक था कि वो कहीं कू तो नहीं, क्योंकि वो वहाँ अपना कॉल नहीं उठा रही थी। सीन शिफ्ट होता है लूना पर, जो अब रिपब्लिक ऑफ कोरिया में है। उसे जोंगतेल के फादर की तस्वीर दिखाई गई। फिर उसका हुलिया बदलकर जोंगतेल जैसा बना दिया गया। एक दिन जोंगतेल ताइक्वांडो प्रैक्टिस कर रही थी। अचानक वो पानी पीने के बाद बेहोश हो गई। इसके बाद हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कू की हमशक्ल नारी के कैफे आई। कुछ देर बाद जोयान वहां आया, जो उसे देखकर काफी हैरान था। यहाँ लीगॉन को लीलिम के मेन अड्डे का पता लग गया। वो अड्डा कोरियन साम्राज्य के किसी बुक स्टोर के अंदर था। लीगॉन ने गुस्से में बुक स्टोर के सभी लोगों को खत्म करवा दिया। इस तरफ जोंगतेल लीलिम के कब्जे में थी। वो लड़का जो हमेशा लूना के साथ रहता था, उसने आकर जोंगतेल के हाथ में बंधी रस्सी को काट दिया। तभी लीलिम के आदमी वहां आ गए, मगर क्योंकि जोंगतेल खुद एक पुलिस ऑफिसर थी, उसने उन्हें पछाड़ दिया। फिर जब वो उस लड़के को देखने मुड़ी तो वो वहां से गायब हो चुका था। लीलिम को खबर मिली कि जोंगतेल भाग गई है, तो उसने गुस्से में आकर अपने ही एक आदमी को गोली से उड़ा दिया। फिर उसने अपने बाकी आदमियों से कहा कि मुझे जोंगतेल किसी भी हालत में चाहिए, जिंदा या मुर्दा। भागते भागते जोंगतेल को एहसास हुआ कि वो कोरियन साम्राज्य आ पहुंची है। उसने गाड़ी को महल की तरफ घुमाने की कोशिश की, पर तब तक लीलिम के आदमी भी उसके पीछे आ चुके थे। उसने गन से दुश्मनों की गाड़ी के सभी टायर पंचर कर दिए। फिर पब्लिक बूथ से महल कॉल किया, इस उम्मीद में कि लीगॉन से उसकी बात हो जाए। जब वो फोन बूथ के अंदर थी, तब एक कार ने उसे उड़ाने की कोशिश की, लेकिन किस्मत अब भी जोंगतेल के साथ थी। जोंगतेल अब पूरी तरह भगवान भरोसे थी। अचानक कार्स और हेलीकॉप्टर्स का काफिला वहां आ पहुंचा। इसके बाद उनके बीच से उनका राजा लीगॉन घोड़े पर सवार होकर आया। उसने चिल्लाते हुए सबसे कहा, हमें इस लड़की की रक्षा करनी होगी। ये कोरियन साम्राज्य की होने वाली रानी है। जोंगतेल अब पूरी तरह भगवान भरोसे थी। अचानक कार्स और हेलीकॉप्टर्स का काफिला वहां पहुंच गया, जिसके बाद उनके बीच से उनका राजा लीगॉन घोड़े पर सवार होकर आया। उसने चिल्लाते हुए सबसे कहा कि हमें इस लड़की की रक्षा करनी होगी। ये कोरियन साम्राज्य की होने वाली रानी है। इधर जोयान को शक था कि नारी के कैफे में आई लेडी प्राइम मिनिस्टर कू ही है। वो उसकी कार को फॉलो करता है। तभी उस कार के अंदर से किसी ने उस पर गोली चला दी। मिस कू तुरंत वहां से भाग निकली, पर शिंजे वहीं होने के कारण उसने जोयान की मदद की। यहाँ लीगॉन ने लीलिम के आदमियों को मार गिराया था। फिर उसने बेहोश जोंगतेल को अपनी गोद में उठा लिया और महल ले गया। कोरियन साम्राज्य के सबसे बेहतरीन डॉक्टर को जोंगतेल के इलाज के लिए बुलाया गया। लीगॉन को इस बात का बहुत पछतावा हो रहा था कि उसकी वजह से जोंगतेल के साथ ये सब हुआ। फिर जब जोंगतेल को होश आया, लीगॉन उसके बगल में ही बैठा हुआ था। उसने उसे कहा कि जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, यही महल में रहो, मेरी नजरों के सामने। जोंगतेल ने उसे सब बताना चाहा, पर उसे कमजोर देखकर लीगॉन ने कहा, अभी रहने दो, जब ठीक हो जाओगी तब बताना। ये सारी बातें मीडिया में आग की तरह फैल गई, ये भी कि जोंगतेल कोरियन साम्राज्य की होने वाली रानी है। इधर लूना जोंगतेल के रहन सहन अपनाने में जुटी हुई है, क्योंकि उसे लगा कि जोंगतेल अब तक लीलिम के हाथों मारी गई होगी। इसके बाद जोंगतेल जब ठीक हुई तो उसने देखा कि लीगॉन ने सभी मेड्स को किचन से बाहर निकाल दिया है और वो खुद जोंगतेल के लिए खाना बना रहा है। सभी मेड्स जोंगतेल को घूरने लगी, क्योंकि वो महल की होने वाली रानी जो थी। किम को भी पता था कि लीगॉन किचन में खाना बना रहा है, मगर उन्होंने उस वक्त किचन में आना टाला, क्योंकि वो कबाब में हड्डी बनना नहीं चाहती थी। इसके बाद लीगॉन ने जोंगतेल के लिए ढेर सारे कपड़े मंगवाए। हालांकि जोंगतेल ने इतने सारे कपड़ों में से एक सिंपल सी ड्रेस पसंद की, जैसा कि वो हमेशा पहना करती है। लीगॉन उसे कहता है, मैं जानता था तुम यही चुनोगी। उसने उस ड्रेस की जेब में एक नेकलेस भी रखा था, मगर जोंगतेल नेकलेस नहीं पहनती। लीगॉन की पूछने पर वो कहती है कि मैं वो नेकलेस तब पहनूंगी जब मेरे चेहरे से सारी पट्टियां हट जाएगी। उस दिन जोंगतेल उन सब से भी मिली, जो उसे खुश होते हुए कहता है कि मैंने राजा की जान बचाई थी। वहाँ से दोनों उस जगह गए जहाँ लीलिम ने जोंगतेल को पकड़ा था। लीगॉन ने जोंगतेल को बताया कि मैं जानता हूँ उसने तुम्हें क्यों किडनैप किया। वो तुम्हारे बदले मुझसे उस टूटी हुई बांसुरी का टुकड़ा मांगता। जोंगतेल उदास हो गई, क्योंकि उसे लगा कि वो लीगॉन की कमजोरी बन गई है। लीगॉन ने उसे तुरंत गले लगाकर कहा कि मैं तुम्हारी खुशी और सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इसके बाद वो लोग उस चर्च गए जहाँ लीगॉन के माता पिता की शादी हुई थी। उन्होंने चर्च के फादर से अपनी तस्वीर भी खिंचवाई। उसी समय वक्त कुछ पलों के लिए फिर से थम गया। लीगॉन की आंखों में आंसू थे। उसे डर था कि वो कहीं जोंगतेल को खो न दे। जब वो लोग महल गए तो फिर बिजली कड़की।
और लीगॉन को वही कंधे का दर्द शुरू हो गया। इस बार ये ली लिम के आदमियों के साथ भी हुआ जिन्होंने गद्दारी की थी। लीगॉन जोंगतेल से कहता है, शायद ये इसलिए होता है क्योंकि मैंने प्रकृति के नियम तोड़े हैं। मैंने दोनों दुनिया के बीच का सफर तय किया है, यही इस दर्द का कारण है। जोंगतेल उसे अपना कंधा दिखाते हुए पूछती है, देखो तो क्या मेरे बदन पर भी ऐसा निशान है? लीगॉन पहले तो अपना मुंह मोड़ लेता है, फिर वो जोंगतेल को किस करता है। यहाँ शिंजे ली लिम से टकराया, पर वो उसे नहीं जानता था। हम देखते हैं कि ली लिम के कंधे पर भी वो निशान है, पर उसे हल्का सा भी दर्द महसूस नहीं हो रहा। उस रात जब ली लिम सॉन्ग के साथ डिनर कर रहा था, तब सॉन्ग ने उसके सर पर फूलदान से वार कर दिया था। इसके बावजूद ली लिम ने उसे जिंदा छोड़ दिया। असल में वो जानता था कि सॉन्ग की शक्ल लीगॉन की माँ जैसी है। इस चक्कर में उसने उसे जिंदा रखा था। इधर प्राइम मिनिस्टर कू को कोई आकर बताता है कि आपकी रानी बनने का सपना तो अधूरा रह गया। लीगॉन तो किसी और को अपनी रानी बनाने वाला है। ये बात सुनते ही कू सीधा लीगॉन के पास सफाई मांगने पहुंच गई। लीगॉन ने उसे कहा, हाँ ये बात सच है और वो लड़की जोंगतेल है। कू कहती है, वो लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं, वो तो एक चोरनी है। लीगॉन उसे कहता है कि वो उसकी निजी जिंदगी में दखल अंदाजी ना करे। अचानक बाहर बिजली कड़की और कुछ वैसा ही घाव कू के कंधे पर भी नजर आया। इससे ये बात साफ थी कि जोयान ने जिस लड़की को रिपब्लिक ऑफ कोरिया में देखा था वो कू ही थी। यहाँ किम जोंगतेल को बताती है कि प्राइम मिनिस्टर कू भी असल में रिपब्लिक ऑफ कोरिया से ही थी, मगर लीगॉन के दादाजी उसे वहाँ से कोरिया साम्राज्य ले आए थे। ये बात सुन जोंगतेल भी चौंक गई। फिर जब वो लीगॉन से मिलने जा रही थी तो कू उससे टकराई। जोंगतेल ने कहा, मैं जानती हूँ उस दिन दूसरी दुनिया में जो लड़की मुझसे टकराई थी वो आप ही थी। कू ने पहले इनकार किया, फिर मान लिया कि वो वही थी। कुछ देर बाद कू के कंधे पर वो घाव फिर से नजर आया। जोंगतेल ने दौड़कर ये बात लीगॉन को बताई कि उसने कू को कुछ दिनों पहले रिपब्लिक ऑफ कोरिया में देखा था। लीगॉन को शक था कि कहीं प्राइम मिनिस्टर कू ली लिम से मिली हुई ना हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि उन सब हॉस्पिटल के बेड पर लेटा है और कोई उसे नुकसान पहुंचाने आया है, मगर वो खुद को उससे बचा लेता है। फिर लीगॉन के आदमी आकर उसे पकड़ लेते हैं। उन्हें पता था कि वो उन सबको मारने की कोशिश करेगा, जैसे कि पहले उसने किया था। इसके बाद हमें पता चलता है कि प्राइम मिनिस्टर को रिपब्लिक ऑफ कोरिया क्यों गई थी। असल में उसने ली लिम से डील की थी ताकि वो भी उसी की तरह हमेशा जवान रहे। अगले दिन किम लीगॉन को बताती है कि मैंने उस चोर को पकड़ लिया है जिसने जोंगतेल की आईडी चुराई थी। जो तस्वीर उन्होंने लीगॉन को दिखाई उसमें शिंजे की माँ थी। ली लिम ने उससे कहा था कि वो लीगॉन पर नजर रखे। उसे पूछताछ करने पर उस औरत ने कहा कि मेरे बेटे शिंजे को इसमें मत घसीटिए, उसका इन सब में कोई हाथ नहीं। यहाँ लूना जोंगतेल के घर में एंटर कर चुकी थी। जोंगतेल के पिता का प्यार उसके लिए देखकर लूना को उससे जलन होने लगी। फिर सॉन्ग, जिसने ली लिम के सर पर वार किया था, वो रिपब्लिक ऑफ कोरिया में शिंजे की माँ से मिली। उन दोनों को जोयान छिपकर देख लेता है। वैसे तो सॉन्ग को ली लिम किसी से बात करने नहीं देता। फिर जब वो लिफ्ट में गई, जोयान भी पीछे पीछे चल दिया। इसके बाद जोंगतेल लीगॉन से कहती है कि हमें दो दुनिया के बीच का जो रास्ता है उस पर 24 घंटे निगरानी रखनी चाहिए। लीगॉन कहता है कि दरवाजा जितनी बार खुलेगा उसके बंद होने का समय उतना ही बढ़ता जाएगा, और अब कई बार खुलने की वजह से दरवाजा बंद होने का समय काफी बढ़ चुका है। अब दरवाजा के खुलने पर समय ज्यादा देर के लिए थमता है। इतने समय में ली लिम आसानी से हमारे गार्ड्स को मारकर गेट पार कर लेगा। फिर लीगॉन जोंगतेल को उसकी दुनिया छोड़कर आता है। जोंगतेल घर आकर अपने पिताजी को हक करती है। वो पूछते हैं कि क्या हुआ, अभी तो हमने साथ में नाश्ता किया था। जोंगतेल समझ जाती है कि लूना उसके घर में घुस चुकी है। वो अपने पिताजी के फोन से खुद के फोन पर कॉल करने लगी, जो कि अब लूना के पास था। फिर लूना को शिंजे मिला। लूना ने अचानक शिंजे को किस कर लिया, जिससे वो भी हैरान था। दरअसल शिंजे मन ही मन जोंगतेल को पसंद करता था। शिंजे को किस कर लूना तुरंत वहाँ से चली गई और फिर जोंगतेल आई। जोंगतेल ने शिंजे को बताया कि मेरी हमशक्ल मेरा फोन लेकर घूम रही है। फिर लूना ने जोंगतेल का कॉल पिक किया। वो उसे कहती है, देखो मेरे चेहरे का इस्तेमाल कर मेरे परिवार और दोस्तों को नुकसान मत पहुंचाना। लूना ने कहा, अगर ऐसा करना होता तो कल से अब तक कर चुकी होती। जोंगतेल समझ गई कि लूना का टारगेट वो खुद ही है। सीन शिफ्ट होता है जोयान पर, जो लीगॉन को बताता है कि मैंने प्राइम मिनिस्टर कू को रिपब्लिक ऑफ कोरिया में देखा था। लीगॉन कहता है, मैं ये बात जानता हूँ, मैंने उन्हें प्राइम मिनिस्टर के पद से निकाल दिया है क्योंकि उन्होंने महल की बातें मीडिया के सामने लीक की थी।
फिर लीगॉन उन सबको उसकी जान बचाने के लिए महंगी कार गिफ्ट करता है। इसके बाद जोंगतेल काम पर जाने के लिए रेडी हो रही थी। तभी वो देखती है कि लीगॉन उसके घर आया हुआ है। वो उसके पिताजी के साथ बैठकर नाश्ता कर रहा था। लीगॉन जोंगतेल के पिताजी को बताता है कि मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ, मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। जोंगतेल को नहीं पता था कि लीगॉन ऐसा कुछ करेगा। फिर पुलिस स्टेशन पहुंचकर जोंगतेल शिंजे से कहती है कि वो उसकी कू की हमशक्ल को ढूंढने में मदद करे। हालांकि उन्हें उसका कोई पता नहीं मिलता। वहीं शिंजे को खबर मिलती है कि उसका पीछा करने वाले लीलिम के ही आदमी थे। जोंगतेल उसे कू की पिक दिखाती है, जिसे देखकर वो कहता है कि मुझे लगता है मैंने इस लड़की को हॉस्पिटल में देखा है। लेकिन हॉस्पिटल जाने पर वो लोग देखते हैं कि कू की हमशक्ल मर चुकी है। इधर लूना लीगोंग से मिलने आई। कुछ पलों के लिए तो वो भी धोखा खा बैठता है, मगर लूना की हरकतें देख उसे अंदाजा हो गया था कि ये जोंगतेल नहीं है। उस वक्त लीगोंग ने ब्लैक हुडी पहनी हुई थी। जब उसकी नजर आईने पर पड़ी तो उसे एहसास हुआ कि बचपन में जो शख्स उसे बचाने आया था उसने भी कुछ ऐसे ही कपड़े पहने थे। उसे यकीन हो गया कि वो वही था। लीगॉन फ्यूचर से टाइम ट्रेवल करके अपने आप को यानी नन्हे लीगॉन को बचाने आया था। लीलिम को भी इस तरफ टाइम ट्रेवल वाली बात का पता लग गया, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। लीगॉन ने लूना को जोंगतेल समझकर उसकी बनाई ड्रिंक को पी लिया था। उस ड्रिंक में लूना ने जहर मिलाया था। असल में लीलिम ने लूना को लीगॉन की आधी बांसुरी चुरा कर लाने भेजा था। लीगॉन फर्श पर पड़ा तड़पने लगा। तभी जोयान वहां आया, जिसे देख लूना भाग निकली। जोयान का सारा ध्यान लीगॉन को बचाने में था। लीगॉन ने उसे कहा कि सबसे पहले बांसुरी के टुकड़े को बचाओ, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। जोयान ने जोंगतेल को खबर कर दी, जिसने अपने जान पहचान के हॉस्पिटल में तुरंत लीगॉन को भिजवाया। इसके बाद वो खुद हॉस्पिटल पहुंच गई। हालांकि जोयान ने उसे लीगॉन से मिलने नहीं दिया, क्योंकि लीगॉन की हालत की जिम्मेदार जोंगतेल की हमशक्ल थी। इस बात का क्या भरोसा कि ये भी वही हो। अब जोंगतेल के पास कोई चारा नहीं था। बेचारी हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बैठी रोती रही। फिर जोंगतेल ने उन सब से कहा अपने छोटे भाई बहन को लेकर उसके पिताजी के पास छोड़ दे, और अगर उसे उसकी हमशक्ल दिखे तो सबसे पहले उसका फोन चेक करे। जोंगतेल नहीं चाहती थी कि उसके पिताजी या उसके दोस्त के परिवार को लूना नुकसान पहुंचाए। इस तरफ लीलिम जंगल में इधर उधर भाग रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि भला लीगॉन फ्यूचर से आकर खुद को कैसे बचा सकता है। हॉस्पिटल में लीगॉन को होश आ चुका था। होश आते ही उसने जोंगतेल के बारे में पूछा। जोयान ने बताया कि मैंने उसे अंदर आने नहीं दिया और लीगॉन से ये भी कहा कि वो वापस कोरिया साम्राज्य लौट जाए। राजा की रक्षा करना जोयान का पहला कर्तव्य था। राजा ने जोयान से कहा, जोंगतेल से मेरी तरफ से माफी मांगना, क्योंकि मैं उसे बिना बताए जा रहा हूँ और तुम यही रहकर उसकी रक्षा करना। जोयान पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो। लीगॉन कहता है कि आज वही दिन है जब लीलिम ने दगाबाजी की थी और मैं ये जान चुका हूँ कि बरसों पहले मुझे बचाने जो शख्स आया था वो मैं ही था। मैंने समय में पीछे जाकर खुद को उस धोखेबाज के हाथों से बचाया था। कुछ देर बाद लीगॉन दूसरी दुनिया के दरवाजे के सामने था। इत्तेफाक से लीलिम भी उसी वक्त दरवाजे के उस पार खड़ा था। दोनों ने एक साथ दरवाजा पार किया। फिर हम एक बच्चे को देखते हैं। वो बच्चा किसी औरत से कहता है कि अगर बांसुरी के दोनों हिस्से एक ही समय पर दो दुनियाओं के बीच वाले जगह पर रहे तो उन टुकड़ों का मालिक समय से पीछे जाकर कुछ भी बदल सकता है। ये बात बिल्कुल सच थी, क्योंकि अगले सीन में हम लीलिम को देखते हैं जो उस समय पे पहुंच गया जब उसने अपने भाई को मारा था। फ्यूचर वाले लीलिम ने पास्ट वाले लीलिम से कहा कि अपने भाई को मारने से पहले तुम अपने भतीजे को निपटा दो, क्योंकि वो आगे चलकर तुम्हारा काम खराब करेगा। हालांकि पास्ट लीलिम ने सोचा कि भला वो 8 साल का लड़का मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। फ्यूचर लीलिम ने पास्ट लीलिम को बहुत समझाया, लेकिन पास्ट लीलिम ने फ्यूचर लीलिम की तलवार लेकर उसी को मार दिया। वो इतना जिद्दी था कि अपने आप की भी बात नहीं सुनना चाहता था। सीन फिर से उस छोटे लड़के पर शिफ्ट होता है। वो कहता है कि क्या लीगॉन वापस प्रेजेंट में आ पाएगा, क्योंकि आधी बांसुरी में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो लीगॉन को वापस प्रेजेंट में ले आए। जैसा हमें शुरुआत में दिखाते हैं, लीगॉन फ्यूचर से अपने पास्ट में गया था ताकि खुद को बचा सके। फिर हमें वही सीन दोबारा दिखाया जाता है। उस समय लीगॉन काली हुडी पहने महल में घुसा था। पहले तो उसने लिलिम के आदमियों को मार गिराया। फिर वो लिलिम की तरफ आगे बढ़ने लगा कि रास्ते में उसे किम मिल गई। किम को ऐसा लगा कि लीगॉन भी लिलिम का साथी है, लेकिन उसने मास्क उतारा और किम से कहा कि मैं लीगॉन हूँ,
मैं फ्यूचर से अपने आप को लिलियम से बचाने आया हूँ। इस दौरान उसे ये भी पता लगा कि प्रिंस बोयान के बेटे ने लिलियम के महल से भागने में मदद की थी। लीगॉन ने उसे सजा देने के लिए उसके पैर पर गोली मार दी। प्रेजेंट में जोंगतेल को पता लगा कि लीगॉन हॉस्पिटल से उसकी दुनिया लौट चुका है। ये जानकर उसे उसकी फिक्र होने लगी। अब जैसे उस लड़के ने कहा था, लीगॉन पास्ट से फ्यूचर में नहीं आ पाया। वो उसी समय में फंस गया। उसने कई बार दरवाजा पार करने की कोशिश की, पर सिर्फ आधी बांसुरी होने की वजह से वो प्रेजेंट पे नहीं आ पाया। लीगॉन के मुताबिक अब वो 4 महीनों से पहले वहां से नहीं जा पाएगा। उसे जोंगतेल की चिंता सता रही थी। हड़बड़ाहट में उसने साल 1994 में किसी पुलिस स्टेशन को कॉल किया और वहां जोंगतेल के लिए मैसेज छोड़ा कि वो उसकी फिक्र ना करे। लीगॉन के लिए एक एक पल बिताना बहुत मुश्किल हो रहा था। अब क्योंकि वो पास्ट में फंसा हुआ था, उस दौरान जोंगतेल भी काफी छोटी थी। वो नन्ही जोंगतेल से मिलने चला गया, लेकिन वो लीगॉन को नहीं जानती थी। यहाँ हमें पता लगता है कि लीगॉन ने जो मैसेज जोंगतेल को पास्ट में भेजा था, वो उसे प्रेजेंट में मिला। मैसेज पढ़कर उसके बचपन की कुछ यादें भी ताजा हो गई, जब लीगॉन उससे मिला था। हालांकि तब तो उसके लिए अजनबी था, पर अब वो ये राज जान गई थी। फ्यूचर लीगॉन ने नन्ही जोंगतेल से कहा था कि मैं जल्द तुमसे मिलूंगा। प्रेजेंट में जोंगतेल लीगॉन को इतना मिस कर रही थी कि वो जंगल चली गई। यहाँ आते ही उसकी एक और याद ताजा हुई। जब जोंगतेल का ग्रेजुएशन हुआ था, उस वक्त भी लीगॉन उसे मिलने आया था। उस वक्त जोंगतेल ने लीगॉन को अजनबी समझकर इग्नोर कर दिया था। इस दौरान लीगॉन एक रोइंग रेस में भी गया था, जहां उसने जोयान को देखा था। उस वक्त उसने लूना को एक हुडी दी थी। यही कारण था कि लूना हर बार रेस में आती रहती, क्योंकि उसके पास राजा की हुडी थी। प्रेजेंट में लूना किसी तरह जोंगतेल तक पहुंच गई और उसे घायल कर दिया। जोंगतेल जख्मी हालत में लीगॉन के साथ बिताई पलों को याद करने लगी। इधर शिंजे को लिलियम ने कॉल करके उसे कहा कि अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम इस दुनिया में कैसे आए, तो आकर मुझसे मिलो। शिंजे भी बिना डरे लिलियम से मिलने चला गया। दरअसल उस वक्त शिंजे और उसकी असली माँ कर्ज में डूब गए थे और ब्रिज से कूदकर अपनी जान देने वाले थे। तभी लिलियम वहां पहुंच गया और उसने उनकी मदद करने का वादा किया, लेकिन बदले में शिंजे की माँ को उसे दूसरी दुनिया में भेजना होगा। शिंजे को भी सब कुछ याद आ जाता है। लिलियम उसे कहता है कि अब मेरे एहसानों को चुकाने का समय आ गया है। तुम्हें मेरे लिए लीगॉन को मारना होगा। ऐसा ना करने पर लिलियम शिंजे की असली माँ को मार देगा। अब बेचारे शिंजे के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। इसके बाद लिलियम उन सब से मिलने नारी की कैफे आया। उन सब ने पहले उसे नहीं पहचाना, पर जब उसे पता चला कि वो लिलियम है, तो उसके होश उड़ गए। उसने उन सब से कहा कि जाकर बता दो अपने राजा से कि तैयार हो जाए। जिस दिन लीगॉन की माँ मरी थी, वो दिन जल्द ही आने वाला है। इस बार मैं उस दिन कुछ ऐसा करूंगा जिसे लीगॉन जिंदगी भर याद रखेगा। लिलियम के जाने के बाद जोंगतेल जैसे तैसे जख्मी हालत में नारी के कैफे पहुंची। लूना को अरेस्ट कर लिया गया और एक गैरेज में पूछताछ के लिए ले जाया गया। उन लोगों ने लीना से पूछने की कोशिश की कि उसने किसके कहने पर लीगॉन को जहर दिया था, मगर उसने अपना मुंह नहीं खोला। फिर जोंगतेल ने शिंजो और जोयान से कहा, तुम लोग बाहर जाओ, मैं अकेले में लूना से बात करना चाहती हूँ। उस वक्त लूना की तबीयत भी खराब थी। लूना की बातों से जोंगतेल को कहीं न कहीं पता लगा कि वो बस उसके पिता का प्यार पाना चाहती थी, जो कभी उसे नहीं मिला। इसीलिए उसने जोंगतेल पर हमला किया ताकि उसे मारकर उसकी जगह ले सके। यहाँ लीगॉन पास्ट में 4 महीने का समय बिताकर वापस अपने प्रेजेंट में आ चुका था। वो सीधा जोंगतेल के पुलिस स्टेशन गया। हालांकि वो तो नहीं मिली, मगर उसकी नजर कैलेंडर पर पड़ी, जहाँ उसने देखा कि साल 2020 चल रहा है। तब जाकर उसकी जान में जान आई। अगले ही पल जोंगतेल पुलिस स्टेशन आई। दोनों ने एक दूसरे को देखते ही दौड़कर गले लगा लिया। फिर लीगॉन जोंगतेल को हॉस्पिटल ले गया, क्योंकि वो अब भी जख्मी थी। जोंगतेल ने लीगॉन का हाथ कसकर पकड़ रखा था। उसे डर था कि कहीं वो फिर से उससे दूर न चला जाए। लीगॉन ने उसे वादा किया कि अब वो कभी उससे दूर नहीं जाएगा। फिर जब जोंगतेल की आंख लगी तो लीगॉन ने शिंजे और जोयान को कॉल करके लिलियम के बारे में पूछा। शिंजे ने उसे बताया कि लिलियम ने मुझे मेरी माँ को मारने की धमकी दी थी। उसी वक्त सॉन्ग भी उन्हें नजर आई, जिसे लिलियम हमेशा कैद में रखा करता था। लीगॉन सॉन्ग से बात करता है और सॉन्ग अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार लीगॉन को ठहराती है। सॉन्ग का बेटा ली जेह्यून लीगॉन का हमशक्ल था, इसीलिए लिलियम ने उसकी जान ले ली। यहाँ लीगॉन बताता है कि उसके पास एक तरीका है जिससे लिलियम के किए गए सारे गुनाहों का बदला लिया जा सकता है। हालांकि इसके बाद
वो शायद जोंगटेल को कभी वापस न मिल पाए। जोयान ने भी उन सब और उसके भाई बहनों को बाय बोलकर विदा लिया, क्योंकि हो सकता है कि वो इस मिशन से लौटकर ना आ सके। ली गॉन ने जब ये बात जोंगटेल को बताई तो वो फूट फूट कर रोने लगी। पास्ट में जाकर लिलिम को बांसुरी का टुकड़ा लेने से रोकना, ऐसा करने से हो सकता है कि जोंगटेल की मेमोरी से ली गॉन हमेशा के लिए मिट जाए। इससे वो सभी लोग जिन्हें लिलिम ने दूसरी दुनिया में आकर मारा था, उन सब की किस्मत पलट जाती। फिर कू लिलिम से मिलने आई, पर उसने कू को मार दिया क्योंकि अब वो उसके किसी काम की नहीं रही। तभी समय रुका और लिलिम जान गया कि ली गॉन कोरिया साम्राज्य लौट आया है। मिशन पर जाने से पहले ली गॉन ने गार्ड से कहा कि शिंजे की माँ को ढूंढ लाए। शिंजे ने उसकी माँ से वही सवाल किया कि आपने मुझे उसके हवाले क्यों किया था। शिंजे ने ली गॉन का शुक्रिया किया क्योंकि उसने उसे उसकी असली माँ से मिलवाया था। यहाँ लिलिम भी अपने प्लान को अंजाम देने के लिए तैयार था, लेकिन अचानक सॉन्ग ने आत्महत्या कर ली। उसने तुरंत डॉक्टर को सॉन्ग का चेकअप करने बुलाया। उसी वक्त समय फिर से रुका तो लिलिम गन लेकर ली गॉन से मिलने पहुंच गया, मगर ली गॉन उसे एक कदम आगे था। उसने एकदम जबरदस्त प्लानिंग कर रखी थी। जोयान और शिंजे लिलिम को पकड़कर दोनों दुनिया के बीच वाली जगह ले गए। फिर जब उस जादुई बांसुरी के टुकड़े को जोड़ा गया तो एक अलग दरवाजा खुला जो लिलिम हमेशा से खोलना चाहता था। लिलिम ने ली गॉन को उस दरवाजे में जाने का लालच दिया, क्योंकि उस दरवाजे में जाने वाला शख्स हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। ली गॉन कहता है, मेरा मकसद अमर होना कभी नहीं था, बल्कि मैं अतीत में जाकर उन सभी चीजों को ठीक करना चाहता हूँ जिन्हें तुमने बिगाड़ा है। शिंजे और जोयान भी उसके साथ जाने को तैयार थे, लेकिन वो वापस लौट पाएंगे या नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं थी। ली गॉन के कहने पर शिंजे लिलिम को रिपब्लिक ऑफ कोरिया के पुलिस स्टेशन ले गया। वहाँ उसने लिलिम से पूछताछ की। तभी जोंगटेल ने आकर शिंजे से पूछा, तुम लोगों ने लिलिम को कैसे पकड़ा? शिंजे ने उसे कुछ नहीं बताया। वो उसे ली गॉन के प्लान के बारे में नहीं बताना चाहता था। इधर महल में ली गॉन की असिस्टेंट ने अनाउंसमेंट करवाई कि अगर इस मिशन में राजा को कुछ भी होता है तो उसका भाई, जो कि फिलहाल विदेश में है, उसे अगला राजा बना दिया जाएगा। जोंगटेल को डर था कि ली गॉन जरूर उसे कुछ छिपा रहा है, इसीलिए वो अकेली ही लिलिम से बात करने चली गई। उसने लिलिम से पूछा कि बांसुरी का आधा टुकड़ा कहाँ है। इसके बाद जोंगटेल ने लूना से कहा कि अगर मैं वापस ना लौटूं तो तुम मेरे पिताजी का ख्याल रखना। असल में जोंगटेल को ली गॉन के प्लान का अंदाजा हो गया था। वो लिलिम को अपने साथ जंगल ले जाना चाहती थी ताकि वो खुद अतीत में जाकर सब ठीक करे। जोंगटेल खुद भी उसके साथ जाने वाली थी ताकि ली गॉन को ढूंढकर अपने साथ ले आए, मगर शिंजे उसे ऐसा करने से रोकता है। हो सकता है इससे जोंगटेल ही वापस ना आ पाए। यहाँ ली गॉन ने किम को अलविदा कहा। फिर कुछ देर बाद वो और जोयान अतीत के उस समय में पहुंच गए जब लिलिम ने राजा को मारा था। सबसे पहले उन्होंने प्रिंस बोयान के बेटे को बेहोश किया, क्योंकि उसी ने आगे चलकर लिलिम को भागने में मदद की थी। इसके बाद ली गॉन ने जोयान को बाहर रुकने को कहा और वो लिलिम को रोकने अंदर चला गया। जोयान चाहता था कि वो भी ली गॉन के साथ जाए, उसे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। इस तरफ जोंगटेल लिलिम के साथ दोनों दुनिया के बीच वाली जगह पर खड़ी है। उसने लिलिम को गन दिखाते हुए कहा, अगर चालाकी की तो तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। लिलिम हंसने लगा क्योंकि उस जगह में हथियार काम नहीं करते। इस तरफ ली गॉन और जोयान ने मिलकर लिलिम के सभी आदमियों को मार गिराया, लेकिन यहाँ किस्मत ने एक नया मोड़ ले लिया। नन्हे ली गॉन ने जादुई बांसुरी को काटने के लिए अपनी तलवार निकाली, मगर इस बार बांसुरी का एक टुकड़ा जो जोंगटेल के हाथ में था वो गायब हो गया, क्योंकि इस बार उसने बांसुरी को नहीं काटा। लिलिम जोंगटेल से कहता है, क्योंकि ली गॉन ने सब कुछ पलट दिया है, इस वजह से बांसुरी का टुकड़ा गायब हो गया। हो सकता है जो टुकड़ा ली गॉन के पास था वो भी गायब हो गया हो। उस वक्त ली गॉन लिलिम के पीछे भाग रहा था और यहाँ जोयान नन्हे ली गॉन को प्रोटेक्ट कर रहा था। लिलिम बांसुरी चुराकर एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने ही वाला था कि ली गॉन ने उसे खत्म कर दिया। इधर जोंगटेल ने भी लिलिम को गन से उड़ा दिया। जो गन पहले उस जगह काम नहीं कर रही थी वो अपने आप काम करने लगी। फिर सीन उस छोटे बच्चे पर शिफ्ट होता है जो कि अब बड़ा हो चुका है। वो लड़का हमें बताता है कि दो दुनियाओं के बीच का रास्ता अब बंद हो चुका है। इसके बाद वो हमसे पूछता है कि क्या मैं सब कुछ जैसा चल रहा था वैसे ही चलने दूं या कुछ बदल दूं, मानो वो लड़का कोई भगवान हो, उस जादुई बांसुरी का मालिक हो, जो भी उस बांसुरी का गलत इस्तेमाल करके एक दुनिया से दूसरी दुनिया जाएगा और दोनों दुनिया में उथल पुथल करेगा, उसका अंजाम बुरा होगा। उस हादसे के बाद सभी लोगों की किस्मत पलट गई, मगर उस औरत
सॉन्ग का क्या हुआ, जिसकी शक्ल लीगॉन की माँ जैसी थी, वो अब खुश नजर आ रही है। इस बार जब शिंजे और उसकी माँ खुदकुशी करने जा रहे थे, तब उन्हें ली लिम ने नहीं बल्कि प्रिंस बुयान ने बचाया। लूना जो उस वक्त बच्ची थी, वो कू की माँ की मछली की दुकान में मछली चुराने जा रही थी। तभी कू जो खुद भी बच्ची थी, उसने उसे देख लिया और उसकी मदद की। वहीं जोंगतेल अपनी सारी यादों के साथ वापस अपनी दुनिया में लौट गई, मगर इस बार उसकी जिंदगी थोड़ी अलग है। उसने अपनी दुनिया में लीगॉन जैसा दिखने वाला एक शख्स तो देखा, पर उसने जोंगतेल को नहीं पहचाना। जोंगतेल के दिल में अब भी उम्मीद थी कि लीगॉन उससे मिलने आएगा, और यहाँ हमें पता लगता है कि लीगॉन हर रोज जोंगतेल को मिलने जाने की कोशिश करता, पर वो किसी और ही दुनिया में पहुंच जाता। ऐसे ही किसी दुनिया में एक लड़की की शक्ल जोंगतेल से मिलती है, पर वो लीगॉन को नहीं पहचानती। लीगॉन हर दिन बिना थके जोंगतेल की तलाश में एक दुनिया से दूसरी दुनिया जाता रहता। फिर आखिरकार एक दिन वो उस समय में पहुंच गया जहां जोंगतेल प्रेजेंट में रह रही थी। जोंगतेल ने भी उसे देखते ही उसे गले से लगा लिया। जोयान के घर उसकी ट्विन सिस्टर ने जन्म लिया है। उन सब और नारी अब खुशी खुशी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। शिंजे कोरियन साम्राज्य में पुलिस ऑफिसर बन गया है। वो और लूना रिलेशनशिप में है। आखिर में हम देखते हैं कि लीगॉन और जोंगतेल अब साथ मिलकर अलग अलग दुनियाओं की सैर करने लगे हैं। वो कभी किसी दुनिया में घूमने जाते तो कभी किसी और दुनिया में, और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। और अगर आपको इसी तरह की कोरियन ड्रामा की कहानी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए फिर मुलाकात होती है एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।